अब आगे। स्नेहा ने ज्यादा न सोचते हुए खुद से आयशा की किताब लाने के लिए हाँ कर दी। स्नेहा आयशा से बड़े ही प्यार से पूछती है, मैम मैं आपकी किताब ले तो आऊंगी, पर मुझे इस कॉलेज में ओल्ड लाइब्रेरी कहाँ पर है ये नहीं पता। आयशा अपने प्लान को कामयाब होते देख बड़े ही प्यार से स्नेहा को ओल्ड लाइब्रेरी का रास्ता बता दिया। कॉलेज में कई छोटी छोटी लाइब्रेरी हर डिपार्टमेंट के लिए थी। वही सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ओल्ड लाइब्रेरी थी जहां पर हर किताब आसानी से मिल जाती थी। ओल्ड लाइब्रेरी में ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स ही जाया करते थे या फिर जिन्हें अपने रिसर्च वगैरह के लिए मटेरियल पढ़ना होता था। कृति तुरंत स्नेहा को ओल्ड लाइब्रेरी जाने का रास्ता बता देती है, जिसमें आयशा साथ ही साथ कहती है कि मेरी किताब का नाम बताकर मैंने लास्ट शेल्फ के टॉप पर रखी थी। लास्ट रो में ही तुम्हें एक सीढ़ी मिल जाएगी, उसे यूज कर लेना। इसी के साथ आयशा कृति के तरफ देखकर अपनी एक आंख दबा देती है। स्नेहा अपना सिर हाँ में हिला देती है और इसी के साथ ओल्ड लाइब्रेरी वाले रास्ते की तरफ निकल पड़ती है। स्नेहा को जाते देख कृति आयशा से कहती है, हमने इसे भेज तो दिया पर ये वापस कैसे आएगी। ओल्ड लाइब्रेरी कॉलेज की एडवांस लाइब्रेरी में से एक थी। इसमें एंट्री लेने के लिए आपको एक इड पास की जरूरत होती थी। इड को स्कैन करके अंदर और वापस बाहर आया जा सकता है। अगर कोई स्टूडेंट बिना इड के अंदर चला जाता है तो वापस बाहर आने के लिए उसका स्कैन कर हुआ इड होना अनिवार्य होता है। साफ तौर पर अंदर जाना आसान, पर बाहर आने के लिए या तो कोई खुद अंदर आ रहा हो या लाइब्रेरियन अपनी इड से डोर खोल सकता था। आयशा जानती थी कृति के अंदर हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता था। आयशा कहती है, कोई बात नहीं, मुझे इसे बस कुछ देर के लिए उसे अंदर बंद करना है, वैसे भी उसके पास अपना मोबाइल तो है ही, किसी न किसी को बुला ही लेगी। चलो कॉलेज भी बंद होने वाला है, हमें निकालना चाहिए। स्नेहा थोड़ी देर परेशान होकर किसी से हेल्प तो ले ही लेगी। कृति को भी यही लगता है और इसी के साथ वो और आयशा भी अपने अपने घर निकल जाते हैं। कृति इस बात से बिल्कुल अनजान कि आयशा ने सोच समझकर स्नेहा की फ़ोन की बैटरी खत्म होने का वेट किया कि अगर गलती से स्नेहा किसी को कॉल भी करना चाहे तो वो ना कर सके। स्नेहा ने अपना मोबाइल फ़ोन रैंप वॉक प्रैक्टिस के दौरान डेस्क पर रख दिया था, जिसे आयशा ने अपनी चालाकी से उसकी बैटरी खत्म होने दिया। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा ओल्ड लाइब्रेरी तक पहुंच गई थी। स्नेहा ने देखा एक इड स्कैनर लगा हुआ था। स्नेहा अपने सिर पर एक चपत लगाकर कहती है, अरे मैंने तो आयशा मैम से इड तो मांगी नहीं, अब मैं अंदर कैसे जाऊं। इतना कहकर स्नेहा थोड़ा डोर को पुश करने लगती है और इत्तेफाक से डोर खुल भी जाता है। स्नेहा ये देखकर खुश हो जाती है और तुरंत अंदर भी चली जाती है। लाइब्रेरी को अंदर से देखने पर स्नेहा की आंखें मानो बाहर निकलने को हो। बेहद बड़ी और शानदार लाइब्रेरी की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा थी। एक राउंड में शेल्फ्स भूलभुलैया की तरह लगे हुए थे। स्नेहा एक तरफ से चलते चलते काफ़ी अंदर आ जाती है, तभी स्नेहा को बीच सेंटर पर एक बहुत बड़ा टेबल दिखता है जिसके आसपास कई चेयर्स रखी थी। स्नेहा ने इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी और शानदार लाइब्रेरी नहीं देखी थी। स्नेहा तुरंत आयशा की बताई किताब ढूंढने लगी है। काफ़ी देर बाद उसे लास्ट शेल्फ में ऊपर रखी एक लाइन में उसी नाम की कई किताब भी मिल जाती है। शेल्फ की लंबाई ज़्यादा होने पर स्नेहा साइड में रखी सीढ़ी सरका के लाती है। स्नेहा जैसे तैसे भरी भरकम सीढ़ी को टिकाकर ऊपर से वो किताब उतार लेती है। सीढ़ी पर चढ़ते हुए और उतरते हुए सीढ़ी काफ़ी फिसल रही थी। स्नेहा एक गहरी सांस लेकर आयशा का काम तो कर देती है, अपने माथे पर हाथ से पसीना जो अभी ऊपर नीचे चढ़ते हुए थोड़ा सा आया था पोंछ लेती है। स्नेहा किताब को लेकर लाइब्रेरी से जैसे ही डोर खोलने को हुई तो देखती है कि डोर तो बिल्कुल भी नहीं खुल रहा। स्नेहा अपनी जान लगाकर कोशिश भी करती है, पर बेचारी को क्या पता कि लाइब्रेरी में एंट्री के लिए बिना इड पास लिए आना तो आसान है पर बाहर जाना नहीं। स्नेहा इधर उधर देखती है तो उसे लाइब्रेरी नोटिस बोर्ड पर एंट्री एग्जिट के नियम लगे दिख जाते हैं। स्नेहा अपने आप से बातें करते हुए सोचती है, मैं अभी फ़िलहाल किसे बुला सकती हूँ जिसके पास इड पास भी हो और वो तुरंत मेरी मदद भी करने आ जाए। स्नेहा अपना मोबाइल झट से निकलकर जैसे ही कॉल मिलाने के लिए देखती है तो उसका मुंह हैरानी से खुल जाता है, क्योंकि स्नेहा के फ़ोन में बस 2% ही बैटरी बची हुई थी। स्नेहा ओ नो, इसे भी अभी खत्म होना था कहकर अपने सिर पर हाथ रख लेती है। स्नेहा जल्दी से करण को कॉल मिला देती है, पर उसकी बदकिस्मती करण का फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। ज़्यादा देर न करते हुए स्नेहा प्रिया को कॉल मिलती है, लेकिन अजीब इत्तेफाक प्रिया का फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। स्नेहा गुस्से में अपने अंदर प्रिया को कोसती है। स्नेहा जानती थी प्रिया का फ़ोन ज़्यादा चार्ज कभी रहता ही नहीं था,
जब तक प्रिया की फ़ोन की बैटरी खत्म नहीं होने वाली होती थी, प्रिया को याद ही नहीं रहता था कि फ़ोन चार्ज भी करना होता है। तभी अचानक स्नेहा को पार्थ का चेहरा याद आता है, पर जैसे ही कॉल मिलाने को होती है तो अब मोबाइल पर बैटरी की लाइफ बस 1% ही दिखा रहा था। स्नेहा की लास्ट होप बस पार्थ था। कैसे भी पार्थ को ये बताना था कि वो इस लाइब्रेरी में फंस गई है। स्नेहा जब भी थोड़ा टेंशन में होती थी, अपने बेस्ट फ्रेंड से बातें करने लगती थी। इस दौरान भी अपने बेस्ट फ्रेंड यानी शिव जी को बता रही थी कि ये वाला कॉल आपको ही मिलके देना होगा और साथ ही साथ मेरी मदद करने के लिए भी अपना कोई दूध भेज देना। अपने शिवजी से बातें करने के बाद स्नेहा एक गहरी सांस लेकर पार्थ का नंबर डायल करती है। वो कहते हैं नाम जहाँ शिव का लिया काम तुम्हारा सब हुआ, होता भी कुछ ऐसा ही है। पार्थ की कॉल कनेक्ट हो जाती है, पर एक रिंग जाने पर भी कोई कॉल नहीं उठता। स्नेहा को लगने लगा था कि अगर अगली कॉल तक किसी ने नहीं उठाया तो वो खुद से कॉल नहीं कर पाएगी। एक मासूम सा चेहरा बनाकर जैसे ही शिवजी कहती है कि कॉल तुरंत उठ जाता है। स्नेहा बिना किसी देरी किए एक ही सांस में बोल देती है, इमरजेंसी, अभी के अभी मेरी हेल्प करो और लाइब्रेरी। स्नेहा आगे भी बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, पर अपने मोबाइल की ब्लैक स्क्रीन देख उसे गुस्से से घूरने लगती है। स्नेहा सोचती है, पता नहीं पार्थ ने मेरी कितनी बातें सुनी होगी। अपना हाथ जोड़कर शिवजी को तुरंत कैसे भी करके अपनी मदद मंगवाने के लिए ऑर्डर दे देती है, जैसे शिवजी बस इसी काम के लिए ही तो है। दूसरी तरफ फोन उठाने वाला शख्स पार्थ बल्कि ध्रुव था। पार्थ कॉलेज से आने के बाद बास्केटबॉल खेलने चला गया था, पर अपना फोन वो रूम में ही छोड़ गया था। ध्रुव बस नहाकर ही निकला था कि अचानक पार्थ के नंबर पर स्नेहा की कॉल देखकर पहले तो वो इग्नोर कर देता है, पर उसका दिल ना जाने क्यों कॉल उठाने के लिए मचल रहा था। ध्रुव कॉल उठाकर हेलो कहने ही वाला था कि एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह स्नेहा सब कह गई थी। जैसे ही ध्रुव के कानों में स्नेहा की मेरी हेल्प करो सुनाई दिया, ध्रुव तुरंत वहां से निकल पड़ता है। ध्रुव जल्दी में ये भी भूल गया कि उसने अपना मोबाइल तक साथ नहीं लिया। ध्रुव तेजी से कॉलेज में चला जाता है। इस समय रात के 7 बजने वाले थे। कॉलेज के अंदर बस गिनती के गार्ड थे, जो नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने वाले गार्ड का वेट करने लगे थे। ध्रुव के लाइब्रेरी साइट पहुंचने के बाद रात 7 बजे से नाइट शिफ्ट वाले गार्ड ड्यूटी करने लगते हैं। ध्रुव ने कोई एंट्री रजिस्टर या किसी गार्ड को नहीं बताया था, इसीलिए रात की शिफ्ट करने वाले गार्ड भी बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी ड्यूटी कॉलेज के मेन गेट की तरफ देने लगते हैं। एक गार्ड धीरे धीरे कॉलेज की बिल्डिंग जहां पर भी बेफालतू लाइट्स ऑन थी उन्हें मैन पावर हाउस से बंद कर रहा था। ध्रुव को चलते चलते याद आता है कि स्नेहा ने ओल्ड लाइब्रेरी भी फोन पर कहा था, तुरंत भागकर ओल्ड लाइब्रेरी की तरफ आ जाता है। जैसे ही ध्रुव लाइब्रेरी में घुसता है वैसे ही लाइब्रेरी की जलती हुई लाइट भी अचानक बंद हो जाती है। ध्रुव अपने दांत मींचते हुए कहता है, डैम इट। तभी उसे स्नेहा की लाइब्रेरी हॉल से आवाज आने लगती है, जो जोर जोर से शिवजी से नाराजगी जता रही थी। स्नेहा कह रही थी, आपसे ही पूछकर मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया था, अब देखो मुझे कहाँ फंसा दिया और लाइट को भी भगा दिया। ध्रुव तुरंत स्नेहा को आवाज लगता है, स्नेहा कहाँ हो तुम, बाहर आओ। स्नेहा के कानों में जैसे ही अपना नाम सुनाई देता है तो वो खुशी से चिल्लाकर कहती है, अरे मैं खुद नहीं आ पाऊंगी, मैं फंस गई हूँ, इधर आओ और मेरी मदद करो। ध्रुव स्नेहा की आवाज का पीछा करता है, इधर उधर देखने पर भी उसे स्नेहा कहीं नहीं दिखती। एक तो ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी, ऊपर से ये लड़की उसे पता नहीं कहाँ से बुला रही थी। ध्रुव फिर पूछता है, अरे मुझे बताओ भी तुम कहाँ पर हो, एक तो वैसे भी इतना अंधेरा है। स्नेहा जो ध्रुव को पार्थ समझ धीरे धीरे लास्ट रो तक आने का कह देती है। लास्ट रो में थोड़ी रोशनी चांद की आ रही थी, जिसमें ध्रुव को स्नेहा दिख जाती है, पर जिस कंडीशन में दिखती है उसमें ध्रुव की भी सांसें अटक जाती है। फ्लैशबैक। पार्थ को फोन मिलाने के बाद स्नेहा इसी कश्मकश में थी कि पार्थ को ओल्ड लाइब्रेरी में होने का सुनाई भी दिया होगा या नहीं। अपने शिवजी से हेल्प मगर स्नेह सीढ़ी को खिसका कर उस तरफ ले जाती है जहां पर उसे छोटी सी जली नुमा खिड़की दिखती है। खिड़की हॉल में काफी ऊपर के तरफ लगी हुई थी, जो शायद वेंटिलेशन के वजह से पहले कभी लगवाई होगी। बाकी इस ओल्ड लाइब्रेरी में कमरे ही कमरे और उन कमरों में ढेर सारी किताबें थी। स्नेहा जैसे तैसे सीढ़ी को एडजस्ट करके ऊपर के तरफ चढ़ने लगती है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचने वाली होती है कि अचानक उसका पैर स्लिप हो जाता है। स्नेहा तुरंत खिड़की की लोहे वाले जाल को पकड़कर लटक जाती है। आयशा जानती थी कि ये वाली सीढ़ी काफी कमजोर थी और उसने फिसलन रोकने वाला रबर भी नहीं लगा हुआ था। लाइब्रेरी में कई न्यू सीढ़ियां भी थी जिसे आयशा ने पहले ही एक रूम के अंदर चुपके से किसी को कहकर रखवा दी थी।
स्नेहा के पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर वो शेल्फ से गिरी तो उसके पैरों में चोट या मोच तो जरूर आएगी। इस तरफ वो फ्रेशर्स कंपटीशन से भर भी हो जाएगी और ध्रुव को भी अपने फैसले पर अफसोस होगा। फ्लैशबैक एंड। तो दोस्तों, क्या लगता है आप लोगों को स्नेहा ऊपर खिड़की पर क्या करने गई थी, और क्या ध्रुव कर पाएगा स्नेहा की मदद या हो जाएंगे दोनों एक कमरे में बंद। अब आगे। ध्रुव स्नेहा को ऊपर अपने दोनों हाथों से जाल को पकड़े लटके हुए देखता है। ध्रुव स्नेहा पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम खुद को कोई सुपर वुमन समझती हो, ऊपर क्यों लटकी हुई हो। स्नेहा लटके लटके नीचे देखती है। स्नेहा तो ध्रुव देखने लगता है। स्नेहा थोड़ा चिढ़कर कहती है, तुम्हें किसने बुलाया, पार्थ कहा है, मैंने तो उसे कॉल किया था। ध्रुव एक तो पहले स्नेहा के ऊपर लटके होने से परेशान हो रहा था कि कहीं स्नेहा अचानक गिरी तो उसे कई फ्रैक्चर भी आ सकते हैं। साथ ही ये लड़की अभी भी उससे मदद मांगने के बजाय पार्थ कहा है पूछ रही है। ध्रुव की नज़र नीचे गिरी हुई सीढ़ी पर पड़ती है जो काफी जगह से टूट गई थी। ध्रुव को हैरानी होती है, पहली तो स्नेहा ने ये सीढ़ी ही क्यों इस्तेमाल करी और दूसरी वो खुद यहाँ क्या करने आई थी। ध्रुव देखता है स्नेहा का आधा शरीर जाल में अपने हाथ फंसाकर टिका हुआ था। जब सीढ़ी अचानक गिरने लगी होगी तो स्नेहा ने तुरंत लपककर खुद को फंसा लिया होगा। ध्रुव अपने आसपास लाइब्रेरी में रखी फोल्डेबल सीढ़ी ढूंढने लगता है पर वो उसे कहीं नहीं दिखती। एक तो कमरे में इतना ज्यादा रोशनी नहीं थी। ध्रुव स्नेहा से कहता है, देखो मुझे यहाँ आसपास कोई सीढ़ी नहीं मिल रही है, तुम एक काम करो, नीचे जंप करो, मैं तुम्हें कैच कर लूंगा। इतना कहकर ध्रुव स्नेहा जहाँ लटकी थी उसके बिल्कुल नीचे कैचिंग पोजीशन में खड़ा हो जाता है। स्नेहा तुरंत बोल पड़ती है, नहीं मैं कोई गेंद थोड़ी हूँ जो तुम मुझे कैच कर लोगे। तुम्हारा क्या भरोसा, कहीं मुझे गिराकर अपनी रेड फ्लैग वाली रैगिंग ले ली तो। ध्रुव अब थोड़ा गुस्से में कहता है, देखो स्नेहा, अगर मुझे तुम्हारी इस वक्त मदद नहीं करनी होती तो ये बिल्कुल भी नहीं आता, तुम जल्दी से नीचे जंप करो। स्नेहा नीचे देखती है तो ध्रुव अभी भी वही खड़ा था। स्नेहा ध्रुव से कहती है, देखो मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है, अगर तुमने मुझे नहीं पकड़ा। इसके आगे कुछ कहती इससे पहले ध्रुव बोल पड़ता है, ट्रस्ट मी, मैं वादा करता हूँ मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बात ध्रुव ने काफी विश्वास से कही थी। ध्रुव की कही इस बात पर स्नेहा को अपने अंदर एक अजीब से एहसास होने लगा था। स्नेहा का इधर उधर भागता हुआ दिलो दिमाग एक बारी में ही शांत हो जाता है। स्नेहा एक गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, मुझे प्लीज मत छोड़ना। स्नेहा अपनी आंखें बंद करके अपने जाल को पकड़े हाथ बस ध्रुव का नाम लेकर कूद जाती है। स्नेहा जिसका हमेशा हर परेशानी में शिवजी नाम निकलता है, आज उसके मुंह से अपने आप ध्रुव निकल जाता है। स्नेहा सीधा ध्रुव की बाहों में गिरती है और गिरते ही ध्रुव की कॉलर को कस के पकड़ लेती है। ध्रुव अपनी गोद में समाये स्नेहा के चेहरे की तरफ देखता है, जिसकी अभी भी डर के कारण आंखें बंद थी, लेकिन ध्रुव की कॉलर को कस के पकड़े हुई थी। ध्रुव स्नेहा को अपनी गोद में ही उठाए लाइब्रेरी के सेंटर की तरह आ जाता है। ध्रुव देखता है कि स्नेहा ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली है तो वो थोड़ा स्नेहा के चेहरे के नजदीक आके प्यार से फूंक मार देता है। स्नेहा की अचानक आंखें खुल जाती है। ध्रुव की सांस स्नेहा के पेट में गुदगुदी कर गई। स्नेहा तुरंत अपना हाथ ध्रुव के कॉलर से हटा लेती है और तुरंत ध्रुव की गोद से भी उतर जाती है। ध्रुव देखता है कि स्नेहा अपनी नज़र नीचे करे जमीन को देख रही थी। ध्रुव स्नेहा का चेहरा अपने हाथों से ऊपर करता है। रूम में बहुत ज्यादा रोशनी नहीं थी, वरना स्नेहा के गोरे गालों पर ब्लश ध्रुव को भी दिखाई दे देता। उस बेचारी को क्या पता कि ध्रुव ये हरकत तो कई बार कर चुका था। ध्रुव को तभी स्नेहा का लाइब्रेरी में क्यों आना याद आता है। ध्रुव स्नेहा का लाइब्रेरी आने और उस पुरानी टूटी हुई सीढ़ी का इस्तेमाल करने का सवाल करता है। स्नेहा बता देती है कि वो एक किताब ढूंढने के लिए आई थी जो उसे आयशा मैम को देनी थी। ध्रुव ये सुनकर ही समझ जाता है कि स्नेह को यहाँ पर ट्रैप करना आयशा का प्लान होगा ताकि वो फ्रेशर्स में भाग ना ले सके। ध्रुव उसका ऊपर लटके होने का कारण पूछता है तो स्नेहा बता देती है कि वो किसी से मदद मांगने के लिए ऊपर चढ़ी थी। स्नेहा अपना बैग जल्दी से ढूंढती है और तुरंत दरवाजे की तरफ जाने लगती है। पीछे खड़ा ध्रुव पहले तो स्नेहा की जल्दी जल्दी बाहर जाने की हड़बड़ाहट देखता है, लेकिन तभी उसकी शांत चेहरे पर एक लकीर आ जाती है। ध्रुव के मुंह से जोर से निकलता है, डैम इट। स्नेहा पलटकर देखती है तो ध्रुव अभी भी उसी जगह खड़ा था। स्नेहा अपना मुंह बनाकर कहती है, सर क्या आप अपनी ईद लगाकर ये दरवाजा खोलेंगे प्लीज। तभी ध्रुव एक गहरी सांस लेकर बिना किसी भाव के साथ कहता है, आई फॉरगेट माई आइड। स्नेहा के कानों में जब ये बात पड़ती है तो तुरंत पीछे आकर ध्रुव के बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है।
एक गुस्से के साथ अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर शक्तिमान वाले पोज रखकर ध्रुव से चिढ़कर कहती है, आप यह मुझे बचाने आए थे या खुद फंसने? तभी उसे कुछ याद आता है और उसकी आंखों पर तुरंत एक चमक आ जाती है। वो तुरंत ध्रुव से इस बार प्यार से कहती है, सर कोई बात नहीं, अगर आप अपनी ईद भूल गए हैं तो क्या हुआ, अपने फ़ोन से अपने किसी भी फ्रेंड को बुला लीजिए। ध्रुव एक गहरी सांस लेकर बस स्नेहा के चेहरे की तरफ देखता है जो उससे अपने सवाल का जवाब सुनने का इंतजार कर रही थी। ध्रुव अपनी गर्दन में हिला देता है। स्नेहा कंफ्यूज सी ध्रुव से पूछती है, क्या अभी कोई आपका फ्रेंड नहीं आ सकता? कोई नहीं, मेरी फ्रेंड। इससे आगे स्नेहा कुछ कहती कि ध्रुव बोल पड़ता है, आई फॉरगेट माई फोन। स्नेहा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। स्नेहा अब इधर उधर घूम घूम कर अपने शिवजी से कहती है, ये किसको भेजा आपने मेरी मदद के लिए? इन्हें तो खुद मदद की जरूरत है। स्नेहा ये बात अपने मन में ही कहना चाह रही थी पर थोड़े परेशानी में मन में कहने वाली बात उसके जुबान पर आ जाती है। स्नेहा की खुद के लिए ये सब सुनकर ध्रुव और भी ज्यादा चिढ़ने लगा था। दरअसल ध्रुव हमेशा से हर काम सोच समझकर बिना किसी गलती के करता था, पर जब स्नेहा किसी खतरे में हो सकती है ये ख्याल उसके जहन में आया तो वो बिना ज्यादा सोचे बस तुरंत बचाने दौड़ पड़ा था। ध्रुव समझ गया था कि आज किसी भी हालात में वो लोग यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। जल्दी जल्दी में ध्रुव न सिर्फ ईद मोबाइल बल्कि किसी भी घातक को बताकर नहीं आया था। ध्रुव देखता है स्नेहा अभी भी बड़बड़ाए जा रही थी। ध्रुव एक बार स्नेहा को घूर कर देखता है, फिर वो उस तरफ चला जाता है जहाँ कई चेयर रखी थी। ध्रुव उनमें से एक पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद स्नेहा देखती है कि उसके सामने खड़ा हुआ शख्स अब वहाँ नहीं है, तो वो थोड़ा तेज चिल्लाकर कहती है, अरे सर अब हम क्या करें, हम बाहर कैसे जाएंगे? ध्रुव बैठे बैठे ही कहता है, कल 6 बजे गार्ड से ये दरवाजा खुलवा लेंगे। तुम्हें इतना क्यों डर लग रहा है? मैं कोई तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। धीरे धीरे समय काफी बीत गया था। स्नेहा को जोरों से भूख भी लग रही थी। स्नेहा अपने पेट की तरफ बड़ी ही मासूमियत के साथ देखती है, फिर ध्रुव जहां बैठा था उसके पीछे खड़ी हो जाती है। ध्रुव टेबल पर अपना हेड को डाउन की बैठा था। स्नेहा ध्रुव की शर्ट को थोड़ा पकड़कर हिलती है। ध्रुव ऊपर सिर करके स्नेहा को देखता है जो एक क्यूट से एक्सप्रेशन के साथ खड़ी थी। स्नेहा कहती है, मुझे भूख लग रही है, मैं क्या खाऊं? ध्रुव के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो स्नेहा से कहता है, भूख लगी है तो यहाँ इतनी सारी किताबें तो है, जाओ जाके खाओ और अपना ये छोटा सा दिमाग को तेज करो। स्नेहा गुस्से में अपना मुंह बन लेती है। स्नेहा अपने में फर्ज ध्रुव को भला बुरा कहने लगती है, जो ध्रुव भी समझ सकता था स्नेह के बनते बिगड़ते चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर। स्नेहा अचानक थोड़ी तेज आवाज में कहती है, अरे नहीं, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ अपना बैग टेबल पर रख कुछ जल्दी जल्दी ढूंढने लगती है। स्नेह को बैग में एक चॉकलेट मिल भी जाती है। स्नेह हमेशा से एक भुक्कड़ कर रही थी, आज ही ब्रेक टाइम में उसने ये चॉकलेट खरीदी थी। स्नेहा एक बड़ी सी स्माइल के साथ चॉकलेट को खोलकर खाने लगती है, बिना अपने सामने बैठे शख्स की तरफ देखकर। ध्रुव स्नेहा को ऐसे बच्चों की तरह चॉकलेट खाने के तरीके को बस देखता ही रह गया था। चॉकलेट काफी देर से रखी रहने की वजह से काफी मेल्ट हो गई थी, जिससे स्नेहा के होठों पर भी चॉकलेट लग जाती है। ध्रुव अपना थूक गटक के स्नेहा के होठों से अपनी नजर हटा लेता है। अब खाते खाते स्नेहा को याद आता है कि सामने तो ध्रुव सभी शायद भूखे हो सकते हैं, वो आए तो उसी को बचाने थे और मैंने उनसे खाने तक के लिए नहीं पूछा। स्नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है। स्नेहा बड़ी ही धीमे आवाज में कहती है, आई एम सॉरी, क्या आपको भी चॉकलेट खानी थी? ध्रुव अपने मन में स्नेहा के होठों पर लगी चॉकलेट को इमेजिन करने लगा। उसका सिर अपने आप ही हाँ में हिल गया। स्नेहा ने जब ये देखा तो ध्रुव के सामने अपनी बची हुई चॉकलेट कर दी, तब जाके ध्रुव अपने ख्यालों से बाहर आया। ध्रुव को खुद के ऊपर ही खींच होने लगी थी, उसके दिमाग में ये सब क्यों आने लगा था। ध्रुव तुरंत स्नेहा को मना कर देता है कि वो ऑलरेडी डिनर कर चुका था, जो कि एक सफेद झूठ था। ध्रुव चाह रहा था कि स्नेहा कहीं भूखी न रहे, क्योंकि अब लाइब्रेरी तो सुबह ही खुलेगी। एक तरफ पार्थ अपना बास्केटबॉल का गेम खेलकर अपने रूम में आता है तो उसको ध्रुव कहीं नहीं दिखता। अपने बिजनेस के सिलसिले में कई बार ध्रुव घर नहीं आता था, ये सोचकर पार्थ अपने बेड पर जाकर सो जाता है। दूसरी तरफ प्रिया, जो शाम से स्नेहा के आने का वेट कर रही थी, उसे आयशा के कहने पर यह बुलवा दिया था कि स्नेहा आज प्रैक्टिस करके सीनियर मैम के साथ ही रहेगी। प्रिया 1-2 बार कॉल करके कंफर्म करना चाह रही थी, पर स्नेहा का फोन हर बार बंद आ रहा था। प्रिया को लगने लगता है कि शायद देर रात तक इन लोगों की कोई प्रैक्टिस वगैरह होगी। पुरानी लाइब्रेरी में स्नेहा सोचती है, क्यों न मैं जल्दी से सो जाऊं ताकि जल्दी से सुबह हो जाए और मैं ये से बाहर भी निकल जाऊंगी। इधर उधर अपने सोने के लिए जगह ढूंढने लगती है।
एक बड़ी सी टेबल ही उसे सही लगती है अपने सोने के लिए। ध्रुव जहाँ बैठा था उसी बिल्कुल दूसरी तरफ स्नेहा टेबल पर चढ़कर बैठ जाती है। स्नेहा अपना बैग अपने साइड में रखकर लेट जाती है। करीब 10 मिनट ही हुए होंगे उसे लेटे हुए कि उसको नींद भी आ जाती है। ध्रुव अपने ख्यालों में ही घूम था कि अचानक उसे रूम में बिल्कुल शांति लगने लगती है। वो 1-2 बार स्नेहा का नाम पुकारता है, पर स्नेहा अब कहाँ उसे जवाब देने वाली थी। अब चांद की रोशनी लाइब्रेरी में आने लगी थी। ये अनुमान लगाया जा सकता था कि शायद रात का काफी समय हो गया था। ध्रुव ने भी उसी जगह बस अपना सिर टेबल पर रखकर आंखें बंद कर लिया था। अचानक उसे किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज आती है। ध्रुव तुरंत अपनी चेयर से उठकर स्नेहा को देखने उसके तरफ जाता है तो देखता है। आगे का भाग हम कल के एपिसोड में देखेंगे। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या गिरा हो सकता है? क्या स्नेहा और ध्रुव के दरमियान पनपने लगेगी प्यार की शुरुआत? अब आगे ध्रुव स्नेहा के पास आकर देखता है तो स्नेहा टेबल के बिल्कुल एक किनारे होकर सो रही थी। स्नेहा के इधर उधर करवट लेने से बगल में रखा बैग नीचे गिर गया था। उसमें शायद भरी हुई पानी की बोतल होगी जिसके नीचे गिरने से काफी तेज आवाज आई थी। स्नेहा आवाज सुनकर फिर से करवट लेने वाली थी। ये देखकर ध्रुव तुरंत स्नेहा को गिरने से रोक लेता है। ध्रुव सोचता है क्या ये कोई बेवकूफ लड़की है, चाहे गिर क्यों ही किया न जाए, इसे बस अपनी नींद चाहिए। ध्रुव देखता है स्नेहा के चेहरे पर सफेद चांद की रोशनी पड़ रही थी जिसमें उसका चेहरा बाहर निकले चांद की तरह चमक रहा था। बाहर निकला चांद तो अंधेरे में चमक रहा था, पर यह चांद कुछ काले बालों से ढका हुआ था। ध्रुव स्नेहा के चेहरे में आए उसके बाल एक साइड कर देता है। ध्रुव स्नेहा के पास एक चेयर को एडजस्ट करके बैठ जाता है। ध्रुव को इतनी जल्दी कभी नींद नहीं आती थी और उसकी नींद भी काफी कच्ची रहती थी। किसी भी खटपट और आवाज से आसानी से टूट जाती थी। ध्रुव एकटक स्नेहा के चेहरे को देखता रहता है। ध्रुव अपने मन में सोचता है, न जाने तुम्हारे आसपास मुझे वही सुकून क्यों मिलता है जो एक टाइम में कभी मेरे पास भी था। ध्रुव अपना सिर टेबल पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ध्रुव को हेड डाउन किए हुए कुछ ही पल हुआ होगा कि अचानक उसे अपना अतीत का एक हिस्सा बेचैन करने लगता है। ध्रुव को हर साल अपनी माँ के जन्मदिन पर कुछ यादें परेशान करने लगती थी, जिनसे परेशान होकर उसे नींद भी नहीं आती थी। आज ध्रुव की माँ का जन्मदिन ही था। पार्थ को भी पता था, इसीलिए जब ध्रुव उसे रूम में नहीं देखा तो वो समझ गया था कि शायद भाई आज की रात रूम में ही नहीं आएंगे। मेमोरी फ्लैशबैक। ध्रुव एक 5 साल के बच्चे को जोर जोर से रोता हुआ देखता है। वो बच्चा अपनी माँ को रोते हुए कहने लगता है, आपने कहा था कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, प्लीज वापस आ जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो मम्मा। वो छोटा बच्चा बोर्डिंग स्कूल में इधर उधर अपनी मम्मा को आवाज लगाने लगता है, पर उसकी मम्मा अचानक ही गायब हो जाती है। तभी उसके कंधे पर एक 11 साल की लड़की बड़े प्यार से हाथ रखती है और उसके सिर पर अपना हाथ सहलाने लगती है। वो छोटा बच्चा रोते हुए उस लड़की से लिपट जाता है। वो लड़की बड़े प्यार से कहती है, ध्रुव चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फ्लैशबैक एंड। तभी ध्रुव की तुरंत आंखें खुल जाती है। उसके जीवन में कई पुराने जख्म थे जिसे वो चाहकर भी अपने जहन से नहीं निकाल पाया था। ध्रुव पुरानी कुछ यादों को याद करने से थोड़ा बेचैन होने लगा था कि तभी उसके एक हाथ पर अचानक स्नेहा का हाथ आ जाता है। स्नेहा नींद में अपनी करवट ध्रुव की तरह कर देती है जिससे उसका हाथ ध्रुव के रखे हाथ पर आ जाता है। ध्रुव जो अभी थोड़ा बेचैन हो गया था कि स्नेहा के अचानक रखे हाथ मानो उसे शांत करा रहे हो। ध्रुव स्नेहा की तरफ देखता है तो वो अपना मुंह खुला करके अब एकदम गहरी नींद में सोने लगी थी। स्नेहा के चेहरे पर एक बच्चे के जैसे मासूमियत थी, लेकिन उसके पास होने से ध्रुव का बेचैनी भरा दिल शांत होने लगा था। ध्रुव स्नेहा को देखना में ही खो गया था। आज भी स्नेहा एक सोती हुई गुड़िया लग रही थी, जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान भी थी। स्नेहा करवट लेने के वजह से ध्रुव के काफी नजदीक आ गई थी। स्नेहा का हाथ अभी भी ध्रुव के हाथों पर था, जिसे देखकर ना चाहते हुए भी ध्रुव के चेहरे पर कुछ सेकंड के लिए एक मुस्कान आ जाती थी। ध्रुव देखता है कि स्नेहा ने अगर अब करवट लिया तो वो सीधा टेबल के नीचे गिरेगी। ध्रुव स्नेहा को थोड़ा हिलाकर उठाने की कोशिश करता है। ध्रुव कहता है, स्नेहा क्या तुम एक जगह टिककर नहीं सो सकती? देखो अगर तुम अब पलटी तो सीधा जमीन पर गिरेगी। पर स्नेहा तो अपने कुंभकर्ण वाले अवतार में चली गई थी, अब उसे जगाना काफी मुश्किल था। ध्रुव को थोड़ा टेंशन होने लगती है कि कहीं स्नेहा इस टेबल से गिर पड़ी। डैम इट! एक नज़र बड़े बेखौफ सोती स्नेहा पर डालता है, फिर उसकी कमर पकड़कर उसे टेबल के एक साइड कर देता है। ध्रुव ज्यादा ना सोचकर स्नेहा के बगल में ही आकर लेट जाता है ताकि अगर स्नेहा गिरने को हुई तो वो उसे पकड़ लेगा।
ध्रुव को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि उसे तो नींद वैसे भी नहीं आने वाली, और अगर आ भी गई तो उसकी नींद तो वैसे भी बहुत कच्ची थी। ध्रुव स्नेहा के उसी हाथ को अपने एक हाथ में पकड़कर ले जाता है और दूसरे हाथ को अपने सिर के नीचे रखकर बगल में सो रही स्नेहा को देखने लगता है। ध्रुव का खुद को लेकर कॉन्फिडेंस उस समय समाप्त हो जाता है जब स्नेहा को देखते देखते उसे भी नींद आ जाती है। नींद में भी ध्रुव ने स्नेहा का हाथ पकड़े रखा था। स्नेहा को अचानक नींद में अपना टेडी याद आता है तो वो अपने दूसरे हाथ को टेडी समझ ध्रुव की कमर में डाल देती है और अपनी एक टांग भी ध्रुव की टांगों के ऊपर रख देती है। ध्रुव जिसे खुद के नींद न आने का विश्वास था, उसकी नींद स्नेहा के खुद को टेडी की तरह पकड़े होने पर भी नहीं खुलती। आज कई सालों बाद ध्रुव एक सुकून की नींद लेकर सो गया था। सुबह चिड़िया के चहकने की आवाज से ध्रुव की नींद खुल जाती है। ध्रुव को एक पल हैरानी होती है कि जिस रूम में वो रहता था वहां चिड़िया के चहकने की आवाज नहीं आती थी। तभी उसे पुरानी लाइब्रेरी, जिसके आसपास काफी पेड़ लगे हुए थे और वहां से अब सुबह कई चिड़िया चहकती थी, याद आ जाता है। ध्रुव अपनी आंखें खोल देता है। ध्रुव को अपने गले पर किसी की गर्म सांसें महसूस होने लगती है। जी हाँ, ये और कोई नहीं स्नेहा थी जो अब ध्रुव के पूरे शरीर को अपना टेडी समझकर सो रही थी। ध्रुव अपने शरीर को स्नेहा से लिपटे हुए देखता है तो उसे बड़ा शौक लगता है। पहला तो इस बात का कि उसे आज बिना किसी बुरी याद के सुकून भरी नींद आ गई, और दूसरा कि स्नेहा को वो खुद अपनी बाहों में पकड़े हुए सो रहा था। अभी भी ध्रुव का वही हाथ स्नेहा को थामे हुए था। ध्रुव छत से अपना हाथ हटा देता है और स्नेहा को भी खुद से दूर करके तुरंत खड़ा हो जाता है। सुबह के वक्त लाइब्रेरी में उजाला हो जाता है। ध्रुव दीवार में टंगी घड़ी में समय देखता है तो गार्ड के मैन पावर सप्लाई ऑन करने का टाइम हो गया था। होता भी कुछ ऐसा ही है। कुछ ही समय बाद लाइब्रेरी की लाइट भी ऑन हो जाती है। ध्रुव पीछे पलटकर देखता ही तो स्नेहा अभी भी एक छोटे खरगोश की तरह सिकुड़कर सो रही थी। ध्रुव स्नेहा को उठाने लगता है। थोड़ा हिलाने के बाद स्नेहा अपनी अंगड़ाई लेके उठ जाती है और उठते ही अपने हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय, गुड मॉर्निंग शिवजी कहती है। ध्रुव स्नेहा की ये हरकत देखता है पर तुरंत अपना मुंह फेर लेता है। उसे भगवान से काफी शिकायतें थी, इसी कारण उसने कई सालों से भगवान का ना नाम लिया ना कभी उनके मंदिर गया। ध्रुव थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, अगर अपने भगवान से बात हो गई हो तो उठ जाओ। लाइब्रेरी का डोर अभी खुलने ही वाला होगा और अगर चाहो तो मुझे थैंक्स कह सकती हो। तुम्हारी मदद करने वाला तुम्हारा शिवजी नहीं बल्कि मैं था। स्नेहा अपनी आंखें छोटी करके ध्रुव को घूरती है और थोड़ा चिढ़कर थैंक्स कहती है। साथ ही साथ ये भी कहना नहीं भूलती कि शिवजी अगली बार आप अपने दूत को ही भेजना जिन्हें आपकी कदर हो। ध्रुव कहता है, मुझे ना तुम में ना तुम्हारे शिवजी में कोई इंटरेस्ट है। आज लाइब्रेरी में मैंने तुम्हारी मदद करी, ये बात किसी को बताने को कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कोई बेवजह मेरा नाम खराब करे कि मैं तुम्हारे साथ एक रात रुका हुआ था। स्नेहा की तुरंत आंखें बड़ी हो जाती है। ये बात तो उसने सोची ही नहीं थी। स्नेहा अपने मन में सोचती है कि ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। स्नेहा ध्रुव को कुछ कहने ही वाली थी कि ध्रुव उसे एक हाथ दिखाकर रोक देता है और अपने एक हाथ के इशारे से दरवाजे की तरफ इशारा करता है। सिक्योरिटी गार्ड हर दिन सुबह सुबह लाइब्रेरी को खोल देते थे ताकि अगर किसी को सुबह लाइब्रेरी में पढ़ना हो तो वो अपना पास लाकर पढ़ सके। एक बीप आवाज के साथ दरवाजा खुल भी जाता है। ध्रुव स्नेहा को अपने जाने के कुछ देर बाद निकलने को कहता है, जिसे स्नेहा खुद पहले जाने का कहकर जल्दी से अपना बैग उठाकर भाग जाती है। स्नेहा बाहर निकलते हुए देखती है कि कुछ स्टूडेंट्स वाकई में लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे, जिनमें से अधिकतर उसे एक दो बार दिखे सीनियर दिखते हैं। एक दो को वो गुड मॉर्निंग विश करके अपने हॉस्टल भाग जाती है। ध्रुव भी स्नेहा के जाने के साथ खुद भी अपने रूम की तरफ जाने लगता है, जिसे कई सीनियर आंखें फाड़े देख रहे थे। पहले तो उन्हें स्नेहा का लाइब्रेरी से बिखरे बाल में बाहर निकलते देखना ही बड़ा शौक था, और दूसरा कि ध्रुव के शर्ट पर भी कुछ सिलवाते और बिखरे हुए बाल थे जो कहीं और इशारा कर रहे थे। स्नेहा अपने रूम में आ जाती है और प्रिया को सारी बातें बता देती है, जिसको देखकर ये लग रहा था कि वो खड़े खड़े ही स्टैच्यू हो गई हो। स्नेहा प्रिया को हिलाती है, तब जाकर प्रिया होश में आती है। प्रिया कहती है, स्नेहा क्या तुझे किसी ने ध्रुव सर के साथ तो नहीं देख लिया होगा? क्या ये वो रेड फ्लैग वाली रैगिंग का पार्ट तो नहीं थी? कहीं ये लोग तुझे कॉलेज में बदनाम तो नहीं करना चाह रहे हैं? क्या तेरे किसी ने ध्रुव सर के साथ कोई फोटो तो नहीं ली होगी? इस बार प्रिया स्नेहा के तरफ ट्रेन की रफ्तार में अपने सारे डाउट्स को बता रही थी। स्नेहा भी अपनी आंखें इधर उधर मटकाकर सोचने लगती है, प्रिया ये बात तो मेरे दिमाग में कल आई ही नहीं। स्नेहा तुरंत अपने शिवजी से कहने लगती है, देखो शिवजी, मैंने तो आपसे मदद मांगी थी, अब आप ही संभालना सब कुछ।
स्नेहा उसके बाद कॉलेज जाने के लिए सारे रूटीन करके कॉलेज की तरफ निकल जाती है। आज कॉलेज में घुसते ही कॉलेज का रंग रूप हो बदला बदला नजर आ रहा था। एक ग्रैंड फ्रेशर्स होने वाला है, ये कॉलेज की सजावट से ही पता चल गया था। आज जितने भी फ्रेशर्स के नॉमिनी थे उन्हें अपने ड्रेस को सिलेक्ट करके कृति मैम और आयशा मैम को बताना था। स्नेह को ये काम कल ही करना था, पर कल तो वो अपने रूम में ही नहीं आई। क्लास में पीछे बैठते हुए स्नेहा प्रिया से वो क्या पहनेगी इस पर डिस्कशन करने लगती है। स्नेहा बता देती है कि वो क्या पहनने का सोच रही है। वो दोनों इस बात से अनजान कि उन दोनों के डिस्कशन को एक शख्स कान लगाए सुन रहा था। अब आगे क्लास में पार्थ अपने दोनों दोस्तों सनी और बनी के साथ एंट्री करता है तो उसकी नज़र पीछे बैठी स्नेहा और प्रिया पर जाती है। बड़े ही स्टाइल के साथ वो पीछे जाने लगता है कि चलते चलते उसकी नज़र अपने डेस्क के आगे वाली डेस्क पर बैठी समीरा और समीरा की फ्रेम्स पर जाती है। पार्थ उन्हें घूरता हुआ उन्हें की पीछे आके खड़ा हो जाता है। समीरा अभी भी स्नेहा के फ्रेशर्स में कौन सी ड्रेस पहनेगी उसकी बातें एक जासूस की तरह कान लगाए सुन रही थी। अचानक समीरा के डेस्क पर पार्थ अपना बैग जोर से पटक देता है। आवाज के कारण स्नेहा और प्रिया अपने सामने देखती है, वहीं समीरा चौंक कर अपने सामने पार्थ को देखती है। समीरा थोड़ा हड़बड़ाकर पार्थ से कहती है, अरे पार्थ तुम कब आए? पार्थ एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, जब तुम दूसरों की बातें सुनने में बिजी थी। इतना कहकर पार्थ स्नेहा के एक तरफ बैठ जाता है। आज पूरी क्लास के दौरान स्नेहा और प्रिया आपस में ही कुछ न कुछ बातें किए जा रहे थे। बेचारे पार्थ पर तो किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। जब भी दो क्लास का कोई ब्रेक होता तो स्नेहा बस प्रिया से ही डिस्कशन करने में लगी हुई थी। अब पार्थ थोड़ा चिढ़ने लगा था क्योंकि उसके बगल में बैठे लोग उसे किसी भी डिस्कशन में शामिल हो नहीं कर रहे थे, जैसे वो कोई अनइम्पॉर्टेंट इंसान हो। पार्थ अचानक बोल पड़ता है, तुम दोनों जल्दी से अपनी चेयर से खड़े हो जाओ। दोनों लड़कियां हैरानी से पार्थ की तरफ देखती है, जो जल्दबाजी में स्नेहा को अपने एक तरफ और प्रिया को अपने दूसरी तरफ बैठा देता है। वहीं उन तीनों के एक एक तरफ सनी और बनी भी बैठ जाते हैं। पार्थ अपने चेहरे पर बड़ी सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल के साथ बिल्कुल सेंटर में बैठा था। स्नेहा थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है, तुम्हें ये क्यों बैठना है? तभी पार्थ कहता है, देखो मैं एक सीआर हूँ और मुझे सेंटर से सभी पर निगरानी भी रखनी होती है। तुम तो बस बातों में ही बिजी थी सुबह से। ये कहकर वो प्रिया को इस तरफ घूर रहा था जैसे स्नेहा बस उसकी दोस्त हो। अब स्नेहा और प्रिया के बीच में बैठकर पार्थ बड़े ही स्टाइल से कहता है, वैसे तुम लोग जो भी डिस्कशन कर रहे थे अब कर सकते हो, क्या पता मैं कुछ हेल्प ही कर दूं। स्नेहा अपने माथे पर हाथ मार लेती है, अब गर्ल्स की शॉपिंग में पार्थ से क्या ही हेल्प की उम्मीद करी जा सकती थी। स्नेहा प्रिया को थोड़ा करीब आने का इशारा करके बोल देती है कि कॉलेज ओवर होने पर हम शॉपिंग जाएंगे। पार्थ को अब बहुत अच्छा लगने लगा था क्योंकि वो अब बड़े आराम से उनकी बातों को सुन सकता था। पार्थ अब बिन बुलाए भी उनके डिस्कशन का एक हिस्सा था, इसीलिए वो कह देता है कि अरे तुम दोनों परेशान मत हो, मैं एक मॉल जनता हूँ जहाँ पर तुम्हें तुम्हारी पसंद की शायद कोई ड्रेस ज़्यादा डिस्काउंट में मिल जाए। पार्थ उन्हें ये नहीं बताता कि वो मॉल उसकी खुद की फैमिली का है। डिस्काउंट का नाम सुनकर स्नेहा की आंखें चमक जाती है। वो तुरंत पार्थ को हाई फाइव दे देती है और जैसे ही प्रिया को देना चाह रही थी, पार्थ ये देखकर खुद प्रिया का हाथ उठाकर खुद हाई फाइव दे देता है। सनी और बनी बॉस हम भी कहकर साथ जाने को कहने लगते हैं। लास्ट में डिसाइड ये होता है कि पांचों के पांचों कॉलेज ओवर होने के बाद पार्थ के बताए मॉल में जाएंगे। आज समीरा का स्नेहा की सीट से एक सीट आगे बैठने का प्लान सक्सेस हो ही गया था। वो अपनी बहन आयशा के कहने पर ही स्नेहा की हर जानकारी आयशा को देने लगी थी। समीरा अपनी दोस्तों के काम में कुछ कहती है और उसके बाद अपनी एक शैतानी स्माइल के साथ आगे का प्लान सोचने लगती है। कॉलेज ओवर होने के बाद मॉल में पार्थ, जिसे आसानी से अपनी कोई भी ड्रेस समझ नहीं आ रही थी, थक हार कर कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहा था। पार्थ एक टिपिकल लड़कियों की तरह हर कपड़ों में कोई न कोई नुक्स निकले जा रहा था। वहीं स्नेहा को तो ड्रेस ट्राई करते मॉल के सभी लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। मॉल में शॉपिंग करने आई काफ़ी लड़कियां तो सेल्स गर्ल से स्नेहा जो भी ड्रेस ट्राई कर रही थी उनकी डिमांड करने लगी थी। साथ ही उस मॉल की सभी सेल्स एम्प्लॉय काफ़ी प्रोफेशनल थे। उन्होंने पहली बार एक बाबी डॉल की तरह दिखने वाली लड़की देखी थी। स्नेहा ने 4 या 5 ही ड्रेस ट्राई करे होंगे कि वो थक कर बोलती है, मुझसे अब नहीं होगा, इनमें से कोई भी फाइनल कर दो। थोड़े ही दूर में खड़ा पार्थ के जब कानों में ये बात पहुंचती है कि स्नेहा जिसने उसके बाद शॉपिंग करनी शुरू करी थी और अब उसकी खत्म होने वाली है, तो वो झट से स्नेहा के पास आ जाता है। पार्थ देखता है कि स्नेहा ने अपने बजट के हिसाब से ही ड्रेस को ट्राई किया था। कहीं न कहीं उसे ये लग गया था कि स्नेहा पहले प्राइस टैग देख रही होगी फिर ड्रेस।
पार्थ सामने खड़ी सर्ल्स गर्ल के कानों में कुछ कहता है जिसे सर्ल्स गर्ल अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। वो सर्ल्स गर्ल तुरंत स्नेहा के पास आकर आज हमारे मॉल में बिग बॉस के द्वारा विप ऑफर निकला है और अपने साथ टॉप फ्लोर पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए ले जाने लगती है। स्नेहा प्रिया को भी साथ ले जाने वाली थी जिसे पार्थ खुद की हेल्प करने के लिए रोक देता है। प्रिया बिल्कुल भी पार्थ के साथ नहीं रुकना चाह रही थी क्योंकि उसने हॉस्टल में सबसे सिंघानिया फैमिली का रुतबा और पावर के बारे में सुन रखा था और कितना खतरनाक था डीएस पार्थ था तो आखिर ध्रुव का ही भाई। पार्थ प्रिया को एक इशारा करके कहता है, तुमने इतनी जल्दी स्नेहा की जैसे मदद करी वैसे ही मेरी ड्रेस सिलेक्ट करवाओ। ये कहकर वो एक राजा की तरह बड़े से सोफे पर बैठ जाता है और अगल बगल सनी और बनी भी बैठ गए। स्नेहा उस सर्ल्स गर्ल के कहने पर टॉप फ्लोर पर जाने लगती है जहां पर बस चंद लोगों को ही आने की इजाजत थी। दरअसल ये टॉप फ्लोर पर अक्सर ध्रुव की फैमिली या ध्रुव के खास लोगों का परिवार ही देश या विदेश के ब्रांड्स की शॉपिंग करने आते थे। इत्तेफाक से आज ध्रुव और करण भी उसी फ्लोर में आए था। ध्रुव जानता था कि उसका भाई अगर पूरे दिन भी शॉपिंग में निकल दे तब भी उसे एक ड्रेस समझ नहीं आएगी। अंत में उसे अपने भाई से उसकी पसंद की ड्रेस पहननी पड़ेगी। उस सर्ल्स गर्ल ने टॉप फ्लोर के एग्जीक्यूटिव से स्नेहा को उनकी पसंद की ड्रेस दिखाने को कह दिया, साथ ही पहले ही ड्रेस का प्राइस टैग हटाने को भी कह दिया जो पार्थ ने उसको कहा था। वो न्यू एग्जीक्यूटिव स्नेहा की खूबसूरती देख थोड़ा जलने लगी थी, लेकिन सर्ल्स के कारण स्नेहा को एक डेलक्स रूम में लेकर जाती है जिसमें गर्ल्स और बॉयज ट्रायल रूम अगल बगल ही थे। स्नेहा को घुसते ही रेड कलर की एक प्रिंसेस ड्रेस पसंद आ जाती है जो एक ग्लास के चैम्बर में बड़े ही महफूज ढंग से रखी गई थी। स्नेहा का इतनी सुंदर ड्रेस देखकर आंखें फटी और मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो तुरंत उस ड्रेस को पास से देखने के लिए जैसे ही जाती है कि साथ चल रही एग्जीक्यूटिव स्नेहा को रोक देती है। एग्जीक्यूटिव कहती है, सॉरी मिस, पर आप ये ड्रेस नहीं ले सकती क्योंकि ये आज ही इंडिया में लॉन्च हुई है और अभी एक लौटा पीस हमारे मॉल में रखा हुआ है। इसे खरीदने के लिए आपके पास डायमंड विप कार्ड होना चाहिए। स्नेहा कहती है, अभी नीचे एक सर्ल्स गर्ल ने मुझे डिस्काउंट देने को कहा था। वो एग्जीक्यूटिव स्नेहा को ऊपर से नीचे देखती है। पहले तो उसे लगा था कि प्राइस टैग हटने से मतलब ये होता कि ये लड़की ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करती इस मॉल से। अब जब स्नेहा के मुंह से डिस्काउंट सुना तो उस एग्जीक्यूटिव के तेवर स्नेहा को लेकर तुरंत बदल गए। वो एग्जीक्यूटिव को स्नेहा अब ज़्यादा कॉस्टली ड्रेस नहीं दिखा रही थी बल्कि वो ड्रेस दिखा रही थी जिनका फैशन कुछ महीने पहले ही आउटडेटेड हो चुका था। वो एग्जीक्यूटिव स्नेहा को प्राइस टैग नहीं बल्कि उस ड्रेस के डिजाइनर्स के बारे में भी बताने लगी जिसे सुनकर स्नेहा का मुंह लटक गया। स्नेह जिस एक्साइटमेंट से टॉप फ्लोर पर आई थी अब उसका एक्साइटमेंट लेवल बिल्कुल गिर चुका था। अपना थूक बिट के स्नेहा पूछती है, मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा? जिस पर वो एग्जीक्यूटिव अपना मुंह बनाकर कहती है, मिस इन कलेक्शन पर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। स्नेहा एक गहरी सांस लेकर चुपचाप उस रूम से जाने लगती है पर जाते हुए एक नज़र उस रेड कलर की प्रिंसेस कट ड्रेस पर अपनी आहें जरूर भरती है। स्नेहा रूम से बाहर जाने को हुई ही थी कि सामने से आती हुए आयशा और समीरा से टकरा जाती है। स्नेहा अब सीनियर्स को देखने पर उन्हें विश जरूर कर देती थी, आउट ऑफ कोर्सी। आयशा स्नेहा का लटका चेहरा देखकर अपना अनुमान लगा लेती है कि स्नेहा को यहाँ से एक भी ड्रेस नहीं मिली होगी। आयशा स्नेहा से प्यार से बातें करने लगती है और स्नेहा से एक हेल्पिंग सीनियर होने के नाते हेल्प करने का कह देती है। आयशा अपने फर्स्ट डे पर रूड होने के लिए भी स्नेहा से माफ़ी मांगने का ड्रामा भी करती है। बेचारी मासूम सी स्नेह जो हर किसी के एक माफ़ी मांगने से पिघल जाया करती थी, आज भी आयशा की हेल्प करने के पीछे का मकसद नहीं समझ पाई। बातों बातों में आयशा ने उसे एक ड्रेस जो काफ़ी शॉर्ट होने के साथ बड़ी ही अतरंगी थी। उस ड्रेस में काफ़ी लेयर्स थे जिन्हें एक एक करके पहनना पड़ता था। आयशा जानती थी कि इस तरह की मॉडर्न ड्रेस स्नेहा ने आज तक नहीं पहनी होगी, इसीलिए आज स्नेहा जब खुद से ड्रेस नहीं पहन पाएगी तो उसकी सबके सामने बेइज्जती होगी। स्नेहा पहले तो ड्रेस को देखकर तुरंत मना कर देती है पर बार बार समीरा और आयशा के फोर्स करने पर एक बार ट्राई जरूर करने चली गई। नीचे वाले ट्रायल रूम में उसकी ड्रेस को कभी कभी पहनने पर हेल्प प्रिया कर देती थी, पर यहाँ जब ट्रायल रूम के अंदर स्नेहा अपना टॉप निकाल कर उस ड्रेस को पहनने का ट्राई करने लगी तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी अजीब लेयर्स को कहाँ से पहने। आयशा अपनी गर्दन ट्रायल रूम के बाहर करके आयशा मैम पुकारती है, लेकिन स्नेहा को कोई जवाब नहीं मिलता। स्नेहा ने पहले ही सोच लिया था कि वो किसी भी कीमत पर ये ड्रेस नहीं लेगी। जैसे तैसे करके एक दो फीते ड्रेस के फंसाकर ट्रायल रूम के बाहर आयशा को दिखाने के लिए आती है। उसी समय अचानक वहां की लाइट बंद हो जाती है।
सनिया गर्ल्स ट्रायल रूम का दरवाजा खोलती है तो उसे तुरंत कोई पीछे पकड़कर खींच लेता है। स्नेहा के कानों में एक कठोर हस्की मैनली आवाज सुनाई देती है, अभी के अभी इस ड्रेस को चेंज करने वापस जाओ। अचानक किसी की सांस खुद पर फील होने पर स्नेहा थोड़ा डर जाती है और जल्दी से गर्ल्स ट्रायल रूम में चली जाती है। अजीब बात यह थी कि स्नेहा के अंदर जाते ही लाइट फिर से वापस भी आ जाती है। स्नेहा वो ड्रेस तुरंत चेंज भी कर देती है। स्नेहा देखती है कि इस ड्रेस को तो एक झटके से अपने शरीर से एक झटके में अलग किया जा सकता था। स्नेहा अपने मन में सोचती है वो आदमी की आवाज़ कुछ सुनी सुनाई लग रही थी। सोचते सोचते स्नेह जैसे ही अपने ट्रायल रूम से बाहर आती है तो टॉप फ्लोर में काफ़ी भीड़ देखकर हैरान हो जाती है। आयशा और समीरा जो स्नेहा को उस ड्रेस में सबके सामने बेइज्जत करना देखना चाह रही थी, उनके सारे ख्वाब स्नेहा को ड्रेस में ना आते देख ही टूट जाते हैं। स्नेहा इतनी भीड़ देखकर पहले अपने दिल पर हाथ रखकर उस इंसान का थैंक्स करती है जिसने आज उसे एम्बैरस होने से बचा लिया। आयशा आगे कुछ पूछती इससे पहले स्नेहा के फ़ोन पर कॉल आने लगती है। स्नेहा को भी वहां से बाहर जाने का मौका चाहिए था। वो तुरंत आयशा और समीरा को बाय बोलकर कॉल, जो प्रिया का था, उठाकर लिफ्ट की तरफ जाने लगती है। लिफ्ट उसी समय बंद होने वाली थी कि स्नेहा भागते भागते कहती है, अरे प्लीज़ मेरे लिए रुको। अचानक किसी के हाथ से लिफ्ट खुल जाती है। स्नेहा देखती है लिफ्ट और किसी ने नहीं बल्कि ध्रुव ने रोकी थी। स्नेहा अपने एक कान में फ़ोन पकड़े ध्रुव को बस देखे जा रही थी कि ध्रुव उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है। ध्रुव पूछता है विच फ्लो। स्नेहा के कानों में प्रिया की दबी सहमी आवाज़ आ रही थी। वही सामने ध्रुव को देखने पर वो कहीं अपने ख्यालों में खो जाती है। अब आगे स्नेहा जल्दी से ध्रुव को बिना देखे ग्राउंड फ्लो बोल देती है। उसे जल्दी से प्रिया के पास पहुंचना था। वो फ़ोन पर बिल्कुल नहीं समझ पाई थी कि प्रिया आखिर कहना क्या चाह रही थी। स्नेहा लिफ्ट में इधर उधर देख रही थी कि अचानक ध्रुव पूछता है, क्या तुम्हें कोई ड्रेस पसंद नहीं आई? स्नेहा अपनी एक उंगली खुद की तरफ इशारा करके बोलती है, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? जिस पर ध्रुव कहता है, नहीं, यहाँ पर तुम्हारे अलावा भी कोई है। इतना कहकर अब स्नेहा को इग्नोर करने लगता है। स्नेहा के दिमाग में अचानक उस अंधेर में किसी की आवाज़ याद आती है। स्नेहा ध्रुव से पूछती है, क्या आप भी उस डीलक्स रूम में गए थे? जिस पर ध्रुव बस स्नेहा से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है? स्नेहा को अभी वाला आवाज़ और वो मैनली हंस की आवाज़ दोनों अलग लगने लगती है। ज़्यादा बेफुजूल का ना सोचकर स्नेहा अपने सारे ख्याल झटक देती है। स्नेहा के खाली हाथ देखकर ध्रुव समझ चुका था कि स्नेहा ने ऊपर डीलक्स रूम से कोई भी ड्रेस नहीं ली होगी। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकती है, स्नेहा की नज़र सामने का नज़ारा देखकर हैरानी से बड़ी हो जाती है। स्नेहा तुरंत उस तरफ चली जाती है जहां पार्थ, प्रिया, सनी और बनी थे। स्नेहा पार्थ को गुस्से से चिल्लाती है, तुम मेरी दोस्त को क्यों परेशान कर रहे हो? अपने दोनों हाथों में मेंस के ढेरों शर्ट लिए प्रिया बॉयज ट्रायल रूम के सामने खड़ी पार्थ की हेल्प कर रही थी, जिसमें पार्थ अपनी शर्ट, कोट या जो उसे पसंद नहीं आता प्रिया के ऊपर फेंक दे रहा था। बेचारी प्रिया से हेल्प पार्थ ने कुछ इस तरह ली थी कि कभी उससे खुद को कोल्ड ड्रिंक पिलवाने को बोलता, कभी सर्स गर्ल के साथ जाकर सभी लेटेस्ट डिजाइनर सूट लेकर आने को कहता। आज पार्थ ने प्रिया को अपने इस मॉल के चप्पे चप्पे से वाकिफ करा दिया था। प्रिया जिस समय ऊपर के फ्लो के तरफ ही आ रही थी, उसी समय उसने स्नेहा को कॉल किया था, पर स्नेहा के लिफ्ट में जाने के कारण उसकी आवाज़ थोड़ा अटक अटक के आ रही थी। प्रिया ने स्नेह को तुरंत उसकी हेल्प के लिए बुलाना चाहा था। स्नेहा गुस्से से पार्थ को घूरती है, जो इनोसेंटली स्नेहा से पूछता है, क्या हुआ, तुम्हारी भी शॉपिंग नहीं हुई मेरी तरह? कोई बात नहीं, अभी हमारे पास रात है और कल का भी पूरा दिन है, हम दूसरे मॉल में देख लेंगे। प्रिया स्नेहा की तरफ एक उम्मीद से देखती है। प्रिया अब पार्थ के साथ कभी भी शॉपिंग नहीं जाने का सोच रही थी। उस बेचारी को तो पार्थ ने अपना बिना पगार का नौकर ही बना लिया था। स्नेहा तुरंत पार्थ को ना में अपनी गर्दन हिलाकर मना कर देती है। स्नेहा अपने मन में सोचती है, ये तो ऐसे शॉपिंग कर रहा है जैसे परसों फ्रेशर्स पार्टी नहीं बल्कि इसकी शादी है। स्नेहा ने पहले जो ड्रेस ट्राई किया था उनमें से एक ड्रेस को ले जाकर काउंटर पर उसकी बिलिंग करवाने चली जाती है। बिलिंग अमाउंट स्नेहा के बजट से थोड़ा ऊपर का ही होता है। स्नेहा अपने मन मार के जैसे ही अपने पैसे देने को होती कि उसका हाथ पीछे से कोई पकड़ लेता है। स्नेह पलट के देखती है तो ये उसका प्यारा सा बड़ा भाई यानी करण निकलता है। करण को स्नेहा के क्यूट से गाल इतने प्यारे लगते थे कि जब भी वो स्नेहा से मिलता था उसके गाल खींच देता है। स्नेहा बस ए आउच ही करती रह जाती थी। अब इसमें स्नेहा के इतने क्यूट होने की ही सारी गलती जो थी। स्नेहा कुछ पूछती उससे पहले करण जल्दी से अपना विप डायमंड मेंबर वाला कार्ड निकालकर बिलिंग काउंटर पर दे देता है।
स्नेहा के कपड़े स्नेहा से छीनकर स्टाफ को जल्दी से बिलिंग करने को कह देता है। स्नेहा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि करण उसकी ड्रेस की पेमेंट करे, पर करण तो बिल कर रहे स्टाफ को घूर रहा था। उस काउंटर पर ये मेरा है, ये मैं करूंगा, ये मेरी है ही सुनाई दे रहा था। साथ ही दो लोग एक ड्रेस को दूसरे से छीन रहे थे। करण इस बार स्नेहा को थोड़े बड़े भाई अंदाज में कहता है, क्यूटीपी चुपचाप से ले लो, अगर ज्यादा बड़ी बनने का शौक है तो मुझे मेरी पसंद की शर्ट दिलाओ, फिर मत कहना अपनी छोटी बहन को क्यों लूट रहे हो। करण को ये नया एहसास बहुत अच्छा लगने लगा था। वो ऐसे ही अपनी बहन चाहता था जिस पर वो अपना हुक्म भी चला सके, साथ ही उसकी हर ख्वाहिश बिन मांगे पूरी कर दे। स्नेहा करण को मना कर करके थक गई, अंत में उसने हार मान ली। अब वहां पार्थ और प्रिया भी आ चुके थे। प्रिया स्नेहा और करण की छोटी मोटी नोकझोंक देखकर खुश हो रहा थी, क्योंकि इसी तरह वो भी अपने भाई यश से लड़ा करती थी। एक तरफ जहां प्रिया दो भाई बहन की जोड़ी देखकर खुश हो रही थी, वहीं पार्थ का चेहरा बुरी तरह लटक गया था। पार्थ स्नेहा और करण की बॉन्डिंग देखकर जल भून रहा था। पार्थ अपना मुंह बनाकर करण से कहता है, अपनी बहन को तो ड्रेस दिला दिया, मेरा क्या, मुझे भी एक दिलाओ, आखिर मैं भी तो छोटा भाई हूँ। करण पार्थ को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर उस फ्लोर पर पड़े खाने पीने के सामान की तरफ देखता है और खुद बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है, तुम्हें अपने मॉल से एक ड्रेस तक तो पसंद नहीं आई, मेरी ड्रेस क्या खाक पहनोगे। वैसे भी मैं बस अपनी छोटी बहन को दिला सकता हूँ, तुम जाओ अपने उस खड़ूस भाई उफ डीएस के पास, वो ही तुम्हारी मदद कर सकता है। करण पार्थ के एक कंधे को थोड़ा दबा करके कहता है, अगर अगली बार तुमने मेरी बहन को अपने इन फालतू के काम में परेशान किया ना तो देखना। पार्थ तिलमिलाकर अपना कंधा हटा लेता है। स्नेहा तपाक से बोल पड़ती है, इसने मुझे नहीं पर मेरी दोस्त को जरूर परेशान किया है, आज हम सब मिलकर इसे सबक सिखाएंगे। पार्थ स्नेहा के सामने अपना मुंह खोलने ही जा रहा था कि स्नेहा उसे कुछ दिन पहले की अपनी जीती हुई शर्त याद दिला देती है। शर्त के मुताबिक पार्थ स्नेहा के किसी भी काम के लिए ना नहीं कह सकता। स्नेहा कुछ देर सोचती है, फिर झट से बोल पड़ती है, तुमने अभी इस रूम जितना सामान फैलाया है उसे वापस से पहले जैसा कर दो। स्नेहा ने कह तो बड़े आराम से दिया, पर अगल बगल खड़े लोग उसकी बचकानी बात कहो या बेवकूफ़ी पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे थे कि पार्थ किसी के भी कहने पर ये काम भी करेगा। पार्थ गुस्से से स्नेहा को कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं पार्थ ना नको बिल्कुल नहीं। तभी स्नेहा अपनी शर्ट स्टाइल मार मार कर बताने लगती है, हारने वाले लोग जीतने वाले का हर काम करेंगे 1 मंथ तक, रूल इज मेंट टू बी फॉलोड। स्नेहा की कही इस लाइन पर पार्थ और करण दोनों स्नेहा के तरफ देखते हैं। ये डायलॉग तो ध्रुव हमेशा मारा करता था, कहीं स्नेहा ध्रुव की फीमेल वर्जन तो नहीं। पार्थ के दिमाग में ये चल रहा था, वही करण अपनी मासूम बहन को ध्रुव की संगत से अब दूर रखने की सोच रहा था। स्नेहा पार्थ से कहती है, देखो वैसे भी ये मॉल तुम्हारा ही तो मॉल है और अपने मॉल में सफाई करने में कौन क्या ही देख लेगा। पार्थ को ये बात सही लगती है, वो लास्ट में सफाई करने को मान ही जाता है, लेकिन अपनी आंखें छोटी करके स्नेहा के बगल में खड़ी हैरी पॉटर वाली लड़की को घूरता जरूर है। आखिर इसके वजह से तो ये सब वो करने जा रहा था। पार्थ का काम आज तक तो खत्म होने से रहा था, इसीलिए करण स्नेहा और प्रिया को उनके हॉस्टल छोड़ देता है। ध्रुव मॉल से सबसे पहले निकल चुका था, अब वो पार्थ के वापस आने का वेट कर रहा था। ध्रुव जान चुका था कि पार्थ और स्नेहा साथ ही शॉपिंग करने गए थे, लेकिन जब पार्थ 1 बजे तक नहीं आता तो ध्रुव उसे कॉल मिलता है। पार्थ अपने फोन पर अपने भाई का कॉल देख तुरंत ध्रुव की बात सुने कहने लगता है, भाई आप भी तो मेरी भाई हो, तो मैं अकेले क्यों सब काम करूं? क्या आप मेरी मदद करने नहीं आ सकते? ध्रुव को लगता है कि पार्थ ने अब तक कोई ड्रेस फाइनल नहीं की होगी, इसीलिए वो कहता है, तुम रूम पर आ जाओ, तुम्हें तुम्हारी ड्रेस मिल जाएगी। पार्थ एक थकी आवाज में कहता है, लेकिन अभी थोड़ी सफाई करनी बची है, उसका क्या? ध्रुव हैरानी से पूछता है, कौन सी सफाई? अब पार्थ अपनी दुख भरी दास्तान विस्तार से अपने भाई को सुना देता है। जैसे ध्रुव ये सब सुनकर भागा भागा अपने छोटे भाई की मदद को आ जाएगा, पर होता ये है कि पार्थ, हेलो हेलो भाई, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क ही कहता रह जाता है। ध्रुव पार्थ की बात सुनकर जल्दी से फोन काट चुका था। ध्रुव अपनी आंखें बंद करता है तो उसे स्नेहा के अपने शर्ट जीतने के बाद स्नेह के प्यारे से एक्सप्रेशन याद आने लगते हैं। ध्रुव के मुंह से स्नेहा निकल जाता है, उसी के साथ उसके चेहरे पर इस बार एक प्यारी सी मुस्कान थी, जो रेयरली ध्रुव करता था। ध्रुव कहता है, ये छोटी सी चूहिया इतनी तेज है, लाइक जेरी, अ कैरेक्टर फ्रॉम टॉम एंड जेरी। अब आखिर वो समय भी आ जाता है जिसका काफी लोगों को इतने दिनों से इंतजार था, यानी फ्रेशर्स पार्टी का।
फ्रेशर्स के एक दिन पहले कॉलेज में एक हॉलिडे जैसा माहौल था। सभी कंटेस्टेंट को रैंप वॉक की प्रैक्टिस कराई जा रही थी। कॉलेज में जजिंग पैनल के लिए कॉलेज के डीन, 2 कॉलेज में फैशन डिपार्टमेंट के हेड थे, साथ ही एक फेमस मॉडलिंग एजेंसी कंपनी के सीईओ मिस्टर अनिक के साथ ध्रुव का भी नाम था। एक दिन पहले ही सबको ये बता दिया गया था कि कोई भी कंटेस्टेंट की फ्रेशर्स में चीटिंग कराने में हेल्प नहीं करेगा। सबको अपने बल पर ये कंपटीशन जीतना होगा। आयशा ने कृति को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि फ्रेशर्स के एक दिन पहले हम सबको रियल प्रैक्टिस करा देते हैं, इसीलिए सबको जो भी वो ड्रेसेज पहनने की सोच रहे हैं वो एक बार उसके साथ भी प्रैक्टिस करा दी जाए। कृति जो कि ये सब ऑर्गेनाइज करा रही थी, उसकी बात हर कंटेस्टेंट मान भी जाता है सिवाय पार्थ के। पार्थ उनको कल मिलेंगे कहकर अपने रूम निकल जाता है। वैसे ये कोई कंपलसरी नहीं था, पर स्नेहा जब देखती है कि हर कोई अपनी ड्रेसेज लेकर आने लगा है तो वो भी अपने हॉस्टल से अपनी ड्रेस ले आती है। आयशा सबको ड्रेस चेंज करने के लिए अलग अलग रूम में जाने के लिए कह देती है। ये प्रैक्टिस फैशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में हो रही थी, इसीलिए कृति ने सबको अपने शूज और सैंडल्स को चेंजिंग रूम, जिसमें कई डिज़ाइन करे हुए मटेरियल ऑलरेडी रखे हुए थे, जहां पर कई सीनियर स्टूडेंट्स अपने डिज़ाइन करे हुए कपड़े फेमस एजेंसी को भेजते थे। एक तरीके से ये काफ़ी लोगों के लिए उनका काम करने वाला रूम थे। सभी को अपने फुटवियर्स उतर के ही उन रूम में जाने की परमिशन मिलती थी। सिर्फ कॉन्टेस्ट नहीं बल्कि हर सीनियर्स भी ये रूल की तरह मानता था। स्नेहा अपने रूम से लेट आई थी, इसीलिए उसे एक कोने में खाली रूम दिखता है। स्नेहा बिना ज़्यादा सोचे उस रूम में अपने स्लीपर उतार कर चली जाती है। सभी कॉन्टेस्टेंट्स को अब रैंप वॉक की अच्छी वाली प्रैक्टिस हो चुकी थी, यहाँ तक स्नेहा में भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था। स्नेहा की ड्रेस देखने पर काफ़ी लोगों के मुताबिक एवरेज ही लग रही थी, जिसे देखकर आयशा और समीरा फूले नहीं समा रहे थे। कृति सबकी ड्रेस को पास भी कर देती है। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक कल के लिए ये कहकर कृति सबको जाने के लिए कह देती है। इतना कहकर वो आयशा और सभी सीनियर भी वहां से चले जाते हैं। सभी कंटेस्टेंट वापस अपनी ड्रेस चेंज करने चले जाते हैं। स्नेहा अपनी ड्रेस चेंज करके जैसे रूम से बाहर अपनी स्लीपर ढूंढती है, वो उसे नहीं मिलती बल्कि वहां उसे एक लेदर के बूट मिलते ही स्नेहा आसपास इधर उधर सबसे अपने पिंक कलर की स्लीपर पूछती भी, पर किसी को नहीं पता था। स्नेहा अपने ड्रेस को एक टेबल पर रख अगल बगल के रूम के बाहर भी अपने स्लीपर देखती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। एक रूम के बाहर काफ़ी फुटवियर्स थे, पर उसे वहां भी अपने स्लीपर नहीं मिलते। थक हार कर स्नेहा उन लेदर बूट को ही पहनने का सोच लेती है। वो लेदर बूट स्नेहा के छोटे पैरों के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। जैसे तैसे अपना पैर उसमें डाल अपना बैग उठाकर अपने हॉस्टल रूम की तरफ निकल जाती है। स्नेहा अपने में सोचती है, मेरी स्लीपर कोई चोरी करने वाली चीज़ थोड़ी थी, उसे वही इंसान पहन कर गया होगा जिसके ये इतने भारी भरकम बूट है। स्नेहा के पैरों की तरफ देखकर पहले तो प्रिया अपना पेट पकड़कर हंसने लगती है, फिर जब स्नेहा से पूरी बात सुनती है तो उसे भी स्नेहा की कही बात सही लगने लगती है। लेकिन इतने महंगे मेंस बूट छोड़ स्नेहा की सस्ती स्लीपर को कोई क्यों लेकर गया होगा, इसका जवाब दोनों के पास नहीं था। दूसरी तरफ उस बंद रूम का दरवाजा स्नेहा के जाने के करीब 1 घंटे बाद खुलता है। अंदर सभी अल्फा मेंबर्स थे। कल की कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए ध्रुव ने सभी को जहां प्रैक्टिस चल रही थी वहीं थोड़ी देर रुकने के लिए कह दिया था। मीटिंग खत्म होने पर सभी अपने फुटवियर पहनने लगते हैं, पर ध्रुव की आंखें कुछ ढूंढ रही थी। अब आगे सभी लोग मीटिंग करके जाने लगते हैं, पर ध्रुव को अब तक अपने जूते नहीं मिल पाए थे। करण पीछे से ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, क्या हुआ ध्रुव, चलना नहीं है क्या? ध्रुव बिना कुछ कहे अपनी एक उंगली अपने पैरों की तरफ दिखा देता है। करण देखता है कि ध्रुव बस अपने सॉक्स में खड़ा है। करण थोड़ा तेज कहता है, अरे किसी ने ध्रुव के बूट देखे हैं क्या? यही तो उतरे थे। करण को अंदर ही अंदर काफी हंसी आ रही थी, क्योंकि ये कोई मंदिर नहीं था जहां से कोई जूते चुरा कर ले जा सकता है। तभी रवि अपनी चालाकी छुपा कर कहता है, इतना करने की हिम्मत किसमें हो सकती है, या कहीं जानबूझकर ध्रुव को रोककर फेवर मांगने का नया तरीका तो नहीं है? ध्रुव फेवर का नाम सुनकर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, अगर कोई सच में मेरे बूट ले गया होगा तो अगली बार बूट पहनने के लायक नहीं बचेगा। ध्रुव वहां से फिर अपने सॉक्स में ही अपने रूम की तरफ निकल जाता है। करण को थोड़ा बहुत खटकता है, पर ज्यादा वो नहीं आगे ध्यान देता है। ऐसे ही हर कोई अब बस कल का इंतजार कर रहा था। नई सुबह, नया एक्साइटमेंट। स्नेहा अपने भजन के साथ अपने नई सुबह की शुरुआत करती है। इसके बाद वो अपनी ड्रेस के साथ साथ कुछ एक्सेसरी भी अपने बेड पर फैला देती है। ड्रेस अभी भी एक बैग में रखी हुई थी। स्नेहा सोचती है क्यों ना एक बार फिर से ड्रेस पहनकर रूम में ही प्रैक्टिस कर ली जाए, क्योंकि कुछ घंटों बाद उन सबको अपना हॉस्टल के रूम छोड़ कॉलेज में ही जाना था।
प्रिया ने भी एक येलो कलर की वन पीस स्नेहा के साथ शॉपिंग करते वक्त ले लिया था। स्नेहा अपनी ड्रेस निकलती है तो एक चीख के साथ उसका बैग नीचे गिर जाता है। प्रिया अभी ही नहाकर आई थी। स्नेहा की चीख सुन उसके पास आकर पूछती है, क्या हुआ, तू इसे क्यों चिल्ला रही है? स्नेहा प्रिया के सामने जमीन से उठाकर बैग के अंदर का सामान दिखा देती है। प्रिया स्नेहा की तरफ देखती है जिसका चेहरा मुरझा सा गया था। दरअसल स्नेहा की ड्रेस पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, उसमें किसी ने कैंची से कई जगह काट दिया था। प्रिया पूछती है, स्नेहा ये किसने किया होगा? स्नेहा धीमे आवाज में कहती है, मुझे भी नहीं पता प्रिया, कल रैंप वॉक की प्रैक्टिस पर तो मैंने पहना था, उसके बाद मैं इसे खुद लेकर आए और हमारे रूम में भी कल से कोई नहीं आया। स्नेहा आगे कहती है, कल करण भाई ने बहुत ही प्यार से दिया था, मैं उनका गिफ्ट तक संभल नहीं पाई। इतना कहकर मायूसी से उसकी गर्दन नीचे झुक जाती है। प्रिया को अब इस बात की टेंशन हो रही थी कि स्नेहा आज पहनेगी क्या। प्रिया अपनी ड्रेस तुरंत स्नेहा के सामने रख देती है। प्रिया कहती है, ये बहुत सिंपल हो जाएगी, पर कोई ना, तू मेरी ड्रेस ही पहन ले। स्नेहा तुरंत प्रिया को मना कर देती है, क्योंकि हो ना हो था तो फ्रेशस प्रिया के लिए भी मना, उसने कंपटीशन में हिस्सा ना लिया हो, पर उसकी ड्रेस लेना भी तो सही नहीं था। दोनों आपस में सोच ही रहे थे कि अचानक स्नेहा के फोन पर बिग बी कॉलिंग लिखकर आने लगता है। स्नेहा अपनी टेंशन छोड़ करण का फोन मुस्कुरा कर उठा लेती है। फोन उठाते ही करण बोल पड़ता है, देखो मेरी मॉम को सब पता चल गया है कि मैंने एक बहन भी बना ली है और उसका आज एक कंपटीशन भी है। कल रात से मेरी मॉम ने 1 मिनट का सुकून मुझे नहीं दिया। तुम एक काम करो, अपना सारा सामान को एक बैग में रखो, मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने के लिए भेज रहा हूँ। स्नेहा ने जब ये सुना तो वो हिचकिचा रही थी कि अचानक एक फोन पर एक प्यारी सी धमकी भरी आवाज आने लगी, देखो बेटा, अगर तुम यहाँ नहीं आई तो मैं तुम्हारे हॉस्टल आ जाती हूँ अभी। स्नेहा तुरंत मना कर देती है, साथ ही कह देती है कि वो आ जाएगी, आप ड्राइवर भिजवा दो। करण ओके डन कहकर तुरंत अपने ड्राइवर को स्नेहा को लाने के लिए कह देता है। स्नेहा भी करण और उसकी मॉम की फरमाइश प्रिया को बता देती है। कुछ देर बाद एक और फोन स्नेहा को आता है, ये पार्थ था। पार्थ फोन उठते ही कहता है, अरे आज क्लास की एंट्री पास बॉयज और गर्ल्स के लिए तुम्हें और मुझे अभी कॉलेज जाना होगा, मैं निकल रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। स्नेहा को तभी याद आता है कि क्लास की सीआर होने के नाते आज ये काम भी तो करना था। स्नेहा जैसे ही जाने को होती है कि करण के ड्राइवर का भी कॉल आने लगता है। स्नेहा कंफ्यूज होकर प्रिया की तरफ देखती है तो प्रिया उसे कह देती है कि वो जाकर गर्ल्स के एंट्री पास ले आएगी, साथ ही हॉस्टल में सभी को दे भी देगी। तू करण भाई के घर से रेडी होकर सीधे वेन्यू में मिलना, मैं यहाँ संभाल लूंगी। प्रिया की बात सुनकर स्नेहा एक झप्पी के साथ पप्पी प्रिया को दे देती है। उसकी कुछ प्रॉब्लम तो प्रिया ने हैंडल कर ली थी, साथ ही सोचती है कि करण की मॉम से अपनी फटी हुई ड्रेस को स्टिच करा लूंगी, क्योंकि हॉस्टल में तो सिलाई मशीन ही नहीं थी। स्नेहा करण के घर की तरफ निकल जाती है, वही प्रिया कॉलेज की तरफ। कुछ देर बाद स्नेहा एक आलीशान बड़े से बगले में बैठी थी। सामने करण उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। वही करण की मॉम ने जब से स्नेहा आई थी उसके गालों को कभी किस करके कभी प्यार से खींचकर लाल कर दिए थे। स्नेहा को अब ब्लश लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी उसके दोनों गाल लाल हो चुके थे। करण की मॉम अपने सामने एक जीती जागती बाबी डॉल देख रही थी। उन्हें स्नेहा इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि वो ये तक भूल गई थी कि कुछ देर बाद स्नेहा को फ्रेशर्स के लिए जाना भी है। करण के याद दिलाने पर उनको याद आता है, तभी स्नेहा भी सबसे पहले करण से माफी मांगती है उसका दिया हुआ ड्रेस को संभाल कर न रख पाने पर। उसके बाद करण की मॉम से अपनी ड्रेस को स्टिच में हेल्प करने को बोल देती है। करण की मॉम जब ये सुनती है कि स्नेहा की ड्रेस ही खराब हो गई है तो वो तुरंत कल शाम में मिले उनके एक गिफ्ट को नौकर से लाने को कह देती है। स्नेहा जब ये सुनती है तो अब वो और भी ज्यादा एम्बैरस होने लगती है। स्नेहा बहुत मना करती है पर करण की मॉम कहाँ सुनने वाली थी। नौकर एक बड़े से गिफ्ट बॉक्स को लेकर आता है। करण के इशारे पर वो नौकर उस गिफ्ट की अनपैकिंग कर देता है। स्नेहा जब उस गिफ्ट को खुलते हुए देखती है तो जहां बैठी थी वहां से उठ जाती है और हैरानी से उस गिफ्ट को देखती है। ये और कुछ नहीं, वही रेड कलर का प्रिंसेस ड्रेस थी जिसे स्नेहा को छूने तक नहीं दिया था। करण अपनी मॉम से कहता है, मॉम ध्रुव का टेस्ट तो अच्छा है पर उसने इस बार कुछ ज्यादा नहीं हो गया, ये तो छोटे बच्चे पहनते हैं, आप पर कहा। करण अपनी बात हंसी हंसी कहे जा रहा था, बिना ये देखे कि उसकी मॉम उसे गुस्से से घूर रही थी। करण की मॉम कहती है, ध्रुव जानता है कि उसकी आंटी अभी भी कॉलेज स्टूडेंट ही लगती है, 30 साल में भी लोग कॉलेज जाते ही होंगे, इसीलिए उसने दिया होगा, राइट स्नेहा? स्नेहा तभी स्नेहा अपने होश में वापस आती है और तुरंत उस ड्रेस को लेने से मना करने लगती है।
स्नेहा को डर था कहीं इस ड्रेस को कुछ हुआ फिर क्या करेगी। करण स्नेहा का नेचर समझ चुका था। करण स्नेहा से कहता है, देखो कल एक भाई ने गिफ्ट दिया था, आज एक मॉम दे रही है, चुपचाप से ले लो क्योंकि कुछ दिन बाद मॉम का बर्थडे आने वाला है, तुम उन्हें कुछ दे देना। तभी करण की मॉम स्नेहा के कान में कुछ कहती है, जिसके बाद स्नेहा एक बड़ी सी स्माइल के साथ वो ड्रेस ले लेती है। करण की मॉम ने झट से एक ही कॉल पर अपने ब्यूटी एक्सपर्ट को अपने घर बुलवा लिया। इसी के साथ स्नेहा का मेकअप के साथ साथ उसे रेडी भी किया जाने लगा। करण भी रेडी होने चला गया। दूसरी तरफ प्रिया कॉलेज में इधर उधर लोगों से पूछ रही थी कि एंट्री पास कौन देता है। तभी वहां पर पार्थ आ जाता है और कहता है, अरे तुम यहाँ कैसे, मेरी दोस्त कहाँ है। इसके बाद प्रिया आज का सारा इंसिडेंट पार्थ को बता देती है। पार्थ पहले तो थोड़ा परेशान होता है, पर जब उसे पता चलता है कि स्नेहा अब करण के घर गई है तो उसे ज्यादा फिक्र नहीं होती, पर तभी उसे अपने सामने अपना टारगेट दिखने लगता है। पार्थ अपने मन में कहता है, तुम तो अपने आप ही मेरे पास आ गई, आज मैं तुमसे उस दिन अपनी दोस्त को मेरे खिलाफ भड़काने का बदला लूंगा, तुमसे अपना काम करवाऊंगा। पार्थ प्रिया से अपने पीछे आने को कह देता है। प्रिया बस चली जा रही थी कि उनके सामने एक कार आकर रुकती है। पार्थ प्रिया को बैठने का बोल देता है। प्रिया हैरानी से पूछती है, पर हम तो एंट्री पास लेने हैं। जिस पर पार्थ कहता है, अरे बुद्धू, वो तो मैंने लेकर कब के तुम्हारी वार्डन को दे भी दिए थे। मैं स्नेहा का काफी वेट किया, जब वो नहीं मिली तो मैंने खुद दे दिया था। अब तुम जल्दी से कार के अंदर बैठो। प्रिया डर के मारे हड़बड़ा रही थी। पर तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं है और मैंने स्नेहा को भी नहीं बताया। तभी पार्थ चिढ़कर प्रिया को एक झटके से अपनी कार के अंदर खींच लेता है। प्रिया जो अब तक कंफ्यूज सी खड़ी थी, अचानक हुए इस एक्शन से सीधा पार्थ की बाहों में गिर पड़ती है। एक्सीडेंटली उन दोनों के लिप्स आपस में टकरा जाते हैं। पार्थ भी काफी हैरान हो गया था। प्रिया को उसकी जगह बिठाकर ड्राइवर से तुरंत चलने को कह देता है। प्रिया अभी थोड़े सदमे में थी कि अचानक उसकी धड़कनें क्यों बढ़ने लगी थी। वहीं पार्थ के गाल भी थोड़े गुलाबी हो गए थे। बिना ज्यादा बात किए दोनों कुछ देर बाद एक यूनिसेक्स सैलून के बाहर खड़े थे। जी हाँ, पार्थ प्रिया को उसी जगह ले आया था जहां वो खुद हेयर स्टाइलिंग के लिए आया था। पार्थ को अचानक याद आता है, क्या तुम यही पहनकर फ्रेशर्स पार्टी में जाओगी? प्रिया कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर बस इतना ही कह पता है कि मेरी ड्रेस मेरे रूम में रखी है, मैं वापस चली जाती हूँ। तभी पार्थ उसको फॉलो मी कहकर अपने साथ सैलून में लेकर चला जाता है। पार्थ ने तो सैलून में अपने हर काम की सेटिंग कर रखी थी। उसके एक इशारे पर यह हर काम तुरंत हो जाता था। पार्थ अपने हाथों के इशारे से स्टाफ को कुछ करने के लिए कहता है। वो स्टाफ प्रिया को अपने साथ ले जाती है। आज कॉलेज की रौनक देखते ही बन रही थी। सुबह से ही रोमांटिक गाने बज रहे थे, साथ ही आज कई स्टूडेंट्स अपने क्रश के लिए गाने भी डेडिकेट कर रहे थे। स्नेहा और करण भी टाइम से वेन्यू पहुंच जाते हैं। स्नेहा जैसे ही आगे चलती है उसे अपना नाम सुनाई देता है, साथ ही रोमांटिक सॉन्ग आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। किसी ने उसके लिए ये गाना डेडिकेट किया था। आज स्नेहा के नाम पर कई लोगों ने उसके लिए काफ़ी सॉन्ग डेडिकेट किए थे, क्योंकि कॉलेज के फर्स्ट डे से वो काफ़ी लड़कों की क्रश बनी हुई थी। बिना अपना नाम बताए भी कई स्टूडेंट्स स्नेहा के लिए अपने सॉन्ग डेडिकेट करे जा रहे थे। करण को अपनी बहन को लोगों की तरती हुई नज़र गुस्सा दिला रही थी। तभी करण को पीछे से ध्रुव की आवाज़ आती है। करण के साथ साथ स्नेहा भी पलट कर देखती है। ध्रुव आज टक्सीडो सूट में था, साथ ही रेड कलर का ब्रूच भी लगा हुआ था। ध्रुव के लुक्स देखकर तो स्नेहा भी मोहित हो गई थी। वही ध्रुव ने जिस पल से स्नेहा को देखा था वो अपनी पलकें ही झपकाना भूल गया था। करण स्नेहा का हाथ पकड़ ध्रुव के पास ले आता है। तभी स्नेहा का फिर से नाम सुनाई देता है। इस बार किसी ने आतिफ आलम का मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मुझे खुद में घोल दो तो मेरे यार बात बन जानी सॉन्ग डेडिकेट किया था। ध्रुव जिसे सिवाय स्नेहा के कोई और जैसे दिख ही नहीं रहा था। स्नेहा की खूबसूरती में खोया ध्रुव के कानों में भी इस सॉन्ग के लिरिक्स चल रहे थे। ध्रुव उस सॉन्ग के लिरिक्स स्नेहा को देखकर अपने मन में गुनगुनाने लगा था। करण ध्रुव को कई बार बुला रहा था, पर ध्रुव को उस गाने में स्नेहा के साथ ही खुद को इमेजिन कर खो गया था। करण इस बार ध्रुव के कंधे पकड़ के हिला देता है, तब ध्रुव अपने होश में आता है। ध्रुव करण के चेहरे की स्माइल देखकर थोड़ा अपनी नजरें इधर उधर कर लेता है। तुरंत करण को उसके साथ चलने के लिए कह देता है। इस बार ध्रुव ने स्नेहा को फिर पलट कर भी नहीं देखा और वहां से चला जाता है, पर स्नेहा की छवि ध्रुव के दिलो दिमाग में बस गई थी, वो चाहे या ना चाहे। करण देखता है पार्थ और स्नेहा की फ्रेंड भी आ गई थी। इन लोगों को आना फ्रेशर्स एंजॉय करने को बोल करण ध्रुव के पीछे पीछे निकल जाता है।
पार्थ के साथ प्रिया को देख स्नेहा सवालिया नजरों से प्रिया को देखती है और फिर प्रिया की ड्रेस देख वो और भी हैरान हो जाती है। स्नेहा एक्साइटमेंट में प्रिया से वही अपने सवालों की बौछार कर रही थी कि प्रिया उसे एक साइड में चलने को कह देती है। अब आगे स्नेहा के पूछने पर प्रिया एक एक डिटेल्स में स्नेहा को बता देती है। प्रिया ने बताया कि पार्थ उसे सलून में लेकर जाता है और वहां पर किसी से कहकर इतनी सुंदर ड्रेस भी दिलवा देता है और मेरा ये मेकओवर भी वही हुआ था। स्नेहा खुशी से प्रिया से कहती है, अरे वाह पार्थ तो कितना अच्छा दोस्त निकला। तभी प्रिया तपाक से बोल पड़ती है, हाँ 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 तेरा ही दोस्त होगा वो, मेरा नहीं। तू नहीं जानती उसने मुझे आज क्या बोला। स्नेहा ने सवालिया नजरों से इशारा किया जिस पर प्रिया कहती है, जब मैं तैयार होकर पार्थ की कार में बैठने गई थी तो वो बोल रहा था कि ये सीट हैरी पॉटर वाली लड़की की है, आप कौन है प्रिटी गर्ल। मैंने जब बोलना चाहा कि मैं प्रिया हूं तो वो कहता है कि हैरी पॉटर वाली लड़की का न्यू ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। स्नेहा ये सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। प्रिया स्नेहा से पूछती है, सच सच बता स्नेहा, क्या मैं हैरी पॉटर की तरह लगती हूँ। स्नेहा हंसते हुए कहती है, तू नहीं तेरा चश्मा, और अच्छा हुआ पार्थ ने तुझे गांधी जी नहीं बनाया। पीछे से पार्थ ने जब ये सुना तो वो भी हंसते हुए कहने लगा, सही कहा, पर हैरी पॉटर वाली लड़की इतनी खूबसूरत निकलेगी किसे पता था। पार्थ कहते कहते तुरंत चुप हो गया। पार्थ अपने मन में सोचता है, अरे मैं अभी क्या क्या बोलने वाला था, मैं इसकी तारीफ वो भी खुद ही करने में लगा था। पार्थ को बस खुद की तारीफ करवाना पसंद था, दूसरों की करना नहीं। स्नेहा को भी पार्थ ने एक थम्स अप का इशारा किया था। काफी देर तक सभी स्टूडेंट्स ने फ्रेशर्स पार्टी में खूब सारी चीजें एंजॉय करी, खूब खाया पिया। स्नेहा, प्रिया, पार्थ, सनी और बनी पांचों अपना ग्रुप बनाकर काफी मस्ती कर रहे थे। पार्थ को स्नेहा के साथ खड़े देख बेचारे लड़के स्नेहा के करीब नहीं आ पा रहे थे। ऐसा करते करते अब वो समय भी आ गया जिसका काफी लोगों को कब से इंतजार था, यानी फ्रेशर्स नाइट। समीरा बस फ्रेशर्स नाइट के लिए ही आई थी, साथ ही सभी अल्फा मेंबर्स भी अब वेन्यू में दिखने लगे थे। आयशा ने बहुत ही शॉर्ट ड्रेस जिसमें वो काफी हॉट लग रही थी पहनी हुई थी, वही समीरा ने भी काफी हॉट ड्रेस पहनी हुई थी। ये ड्रेस उसकी उस दिन में प्रैक्टिस वाली से बिल्कुल अलग थी। आयशा तो बस ये चाहती थी कि उसे पता चल सके कि स्नेहा क्या पहनेंगी, उसकी ड्रेस तक आयशा ने खराब करवा दी थी। लेकिन आज आयशा की आंखें स्नेहा की खूबसूरत ड्रेस, जिसे अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, ऊपर से स्नेहा जिसने रेड लिपस्टिक, लॉन्ग कली बाल, साथ ही उसके माथे पर आते बेबी हेयर्स उसे हर किसी का दीवाना बना रहे थे। कई लड़के तो आज स्नेहा से कई बार फ्रेंडशिप करने का ट्राई भी मारने लगे, जिसे पार्थ और सनी बनी रोक रहे थे। समीरा ने भी जब स्नेहा को देखा था तो वो भी जल भूनकर अपनी शक्ल बिगड़ने पर लगी हुई थी। ऊपर से आज उसे ये भी पता चला कि स्नेहा तो सुंदर थी ही, साथ ही उसकी दोस्त प्रिया भी देखने में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। प्रिया को देखकर तो कई लोग यही कह रहे थे कि ये तो एक सीक्रेट ब्यूटी निकली। पार्थ स्नेहा की दोस्ती से काफी घुल मिल गया था। स्नेहा के साथ उसे अपनापन का एहसास होता था, लेकिन प्रिया के पास होने पर आज उसका दिल कई बार बुलेट की ट्रेन में भाग चुका था। तभी एक अनाउंसमेंट होती है और इसी के साथ फ्रेशर्स कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। इसमें सभी क्लास के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को रैंप वॉक के साथ जजेस के सवालों के जवाब देने थे। ये सवाल बनाने के लिए ही कल ध्रुव ने मीटिंग रखी थी। कंपटीशन में कई खूबसूरत चेहरे के साथ कई टैलेंटेड कंटेस्टेंट भी थे। सभी कंटेस्टेंट स्टेज के दोनों साइड आ जाते हैं। एक साइड बॉयज और एक साइड गर्ल्स लाइन में अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले ध्रुव स्टेज पर जाता है और थोड़े बहुत रूल्स सभी कंटेस्टेंट को समझा देता है। साथ ही ये भी बता देता है कि मिस्टर अनिक ने विनर के लिए एक और प्राइज देने की घोषणा करी है, वो ये को जो भी मिस्टर एंड मिस फ्रेशर्स बनेंगे उन्हें 1 वीक का लद्दाख फ्री ट्रिप का चांस मिलेगा। ये सुनकर सभी कंटेस्टेंट खुश हो जाते हैं, पर समीरा को फ्री ट्रिप से ज्यादा पार्थ के साथ जाने का मौका हर हाल में जीतना था। फाइनली सभी स्टूडेंट्स की नजरें भी स्टेज पर थी। अब शुरू हो चुका था रैंप वॉक। सभी के सभी किसी भी मॉडल से कम नहीं लग रहे थे। हर कोई जीतना चाह रहा था, साथ ही नीचे बैठे स्टूडेंट्स हूटिंग कर रहे थे। जैसे ही पार्थ की टर्न आती तो नीचे खड़ी लड़कियां उसका नाम चिल्ला रही थी। प्रिया के बगल में बैठी सब लड़कियों ने अपने साथ उसे भी चीयर करने के लिए उठा दिया था। पार्थ जब अपना टर्न लेता है तो उसकी नज़र भीड़ में भी प्रिया को उसके लिए चीयर करते देख लेती है। एक एटीट्यूड भरी स्माइल के साथ वो फिर अपना रैंप वॉक खत्म करता है। गर्ल्स में लास्ट में बारी आती है स्नेहा की। स्नेहा पर से काफी लोगों की नजरें ही टिक से गई थी। एक तो उसकी खूबसूरती आज प्रिंसेस ड्रेस में देखने को बन रही थी। स्नेहा की ड्रेस ऑफ शोल्डर थी, साथ ही कमर का काफी हिस्सा दिख रहा था।
उसकी गोरी करवी कमर उस रेड कलर के फ्लोर तक आते गाउन में बहुत खिल रही थी। स्नेहा की रैंप वॉक भी काफी कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी, उस पे उसकी स्माइल तो कतल ढा रही थी। ध्रुव की नज़र एक बार फिर से स्नेहा पर टिक जाती है। ध्रुव के कानों में नीचे बैठे कई लड़कों की बातें भी सुनाई देती है जो स्नेहा के लिए पागल हो रहे थे और उसका फिगर की बातें कर रहे थे। ध्रुव अभी जज पैनल में बैठा हुआ था, इसीलिए वो इस वक्त उन लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकता था। आज तो रवि भी स्नेहा को देख पागल हो गया था। अब वो स्नेहा को अपनी जीएफ बनाने की सोच रहा था। स्नेहा से ज्यादा खूबसूरत लड़की तो उसने भी आज तक नहीं देखी थी। रवि की नज़र तो उसकी गोरी कमर से हट ही नहीं रही थी। रवि अपने ख्यालों में सोचने लगता है कि इसके कमर पर लव बाइट्स के निशान देना कितना सुंदर लगेगा। ये तो दूध की तरह गोरी है, पता नहीं मेरी नज़र से ये खूबसूरती कैसे बच गई। कुछ देर बाद सेकंड राउंड शुरू होता है, जिसमें कई सवालों के जवाब कंटेस्टेंट को देने थे। ध्रुव ये नोटिस करता है कि कई कंटेस्टेंट तो सवाल पूरा सुने बिना ही झट से जवाब देने में लगे हुए थे, खासकर समीरा जैसे उसे हर जवाब एक तोते की तरह रटे हुए थे। सवाल जनरल नॉलेज से लेकर सिचुएशन डीलिंग के भी थे। स्नेहा कुछ देर रुककर सोच समझकर जवाब दे रही थी, वही समीरा सवाल पूरा सुने बिना ही सारे जवाब सही दे रही थी। अब सेकंड राउंड तक समीरा किसको सबसे आगे निकल चुके थे। ध्रुव समझ गया था कि यह कई कंटेस्टेंट के साथ चीटिंग हुए है। ये कंपटीशन कहीं से भी फेयर नहीं लग रहा था। जजिंग पैनल ने भी सबसे ज्यादा स्कोर समीरा को दिए थे, वही स्नेहा को उसके सही जवाब पर भी 1-2 स्कोर कम ही दे रहे थे, जिससे स्नेहा समीरा से 5 मार्क्स पीछे हो गई थी। बॉयज टीम के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर हर कंटेस्टेंट सभी सवाल अपने रीजनिंग अकॉर्डिंग जवाब दे रहा था, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता था कि बॉयज साइड में फेयर कंपटीशन अब भी था। बॉयज में लीड पार्थ को मिली थी, वो भी 20 मार्क्स से। इसका मतलब मिस्टर फ्रेशर कंफर्म हो चुका था। मिस्टर अनिक को छोड़कर बाकी के 2 जज समीरा को अपना फाइनल वोट दे चुके थे, वही पीके, डीन इससे पहले कि अपना वोट देते ध्रुव उन्हें एक इशारे से रोक देता है। ध्रुव सभी कंटेस्टेंट से कहता है, जैसा कि आपकी रीजनिंग में मुझे बहुत प्रभावित किया है। कई कंटेस्टेंट की नॉलेज देखकर आज मैं काफ़ी हैरान भी हूँ, इसीलिए मैंने बस आप सबसे एक आखिरी सवाल पूछना है, जिसने भी 50% तक सही जवाब का अनुमान भी लगा लिया, उसे मैं फुल स्कोर दूंगा और मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आज इस कंपटीशन में सही में इतने ब्रिलियंट कंटेस्टेंट भी है। ये मिस फ्रेशर के लिए गोल्डन चांस होगा। सवाल का बस आधा आंसर का अनुमान भीबू से काफ़ी स्कोर दिला सकता है। इसी के साथ उसको अल्फा मेंबर्स के साथ जुड़ने का भी मौका मिलेगा, साथ ही हम खुद एक पार्टी देंगे। ये सुनकर तो काफ़ी लड़कियां एक्साइटमेंट में चिल्ला रही थी। ध्रुव के साथ कैसी भी उन्हें बस अपना नाम जोड़ना था, चाहे वो कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो। अब हर कोई उस सवाल को सुनने के लिए तैयार था, ये तक कि स्टेज के नीचे बैठी लड़कियां भी कोशिश करने वाली थी। ध्रुव ने सबसे पहले एक सवाल किया, आप लोगों में से कई ने आज झूठ बोला है और कई कंटेस्टेंट ने सच। मैं एक बार और पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को आपके सीनियर ने कंपटीशन के सवाल बताने में हेल्प करी थी? ये सुनकर कई लड़कियां बस इधर उधर देखने लगती है, वही समीरा की तो होश ही उड़ गए थे। समीरा को ख्याल आता है कि अगर ध्रुव को पता चल गया कि मैंने ही झूठ बोला, पर वो एक नकली मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर तुरंत नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि आखिर उसकी मदद सिर्फ आयशा ने हो नहीं बल्कि कृति, रवि और उन दोनों जज ने भी पूरी मदद करी थी। ध्रुव जब देखता है कि अब भी सच सामने नहीं आ रहा है, तो वो एक तंज भरी स्माइल के साथ कहता है कि चलो आज एक सच और झूठ का ही सवाल पूछता हूँ। मेरा सवाल का आप अगर आधा भी जवाब देने लायक हुए तो मैं आपको फुल स्कोर अभी के अभी दे दूंगा। आप सभी 11 गर्ल्स को बस 3 बार जवाब देने का मौका मिलेगा। ये सुनकर कई लड़कियों में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि 3 मौके भी तो थे। सभी एक लाइन से खड़ी हो जाती है। कुछ जलन के चलते स्नेहा को सबने एक साइड में कर दिया था, मतलब उसे आखिरी कॉन्टेस्टेंट बना दिया था। सवाल कुछ इस प्रकार है, एक आदमी को मरने के बाद 2 दरवाजों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता है, जो होते हैं एक स्वर्ग का और दूसरा नर्क का। दोनों दरवाजे बिल्कुल एक जैसे ही हैं और साथ ही उन दरवाजों के गार्ड भी एक जैसे दिखने वाले हैं, लेकिन दोनों में से एक सच बोलता है और दूसरा झूठ। आप लोगों को ये नहीं पता कि उनमें से सच्चा कौन है और झूठा कौन, पर वो दोनों को खुद के सच्चे और झूठे होने का पता है। वो आदमी बस एक ही सवाल एक गार्ड से पूछ सकता है। स्वर्ग जाने के लिए उसका वो एक सवाल क्या होगा? आप सभी कंटेस्टेंट अगर उस इंसान को स्वर्ग वाले दरवाजे तक पहुंचा गए तो समझो यू आर विनर। वो एक सवाल क्या हो सकता है, ये आप लोगों को बताना है। आप उस एक सवाल के लिए अपने चाहे 3 गेस में जवाब दे सकते हैं।
सोचिए और लगाए अपनी रीजनिंग। इतने सारे सवालों के आज आप लोगों ने सही जवाब दिए हैं। मुझे लगता है इस सवाल का भी जवाब का कुछ परसेंट तो दे ही देंगे। इस बार ध्रुव के टोन में एक प्राउड कॉन्फिडेंस था। सभी कंटेस्टेंट तुरंत जवाब देने को लगे, जिसके बाद कंटेस्टेंट की खुशी कम से गायब होने लगी थी, क्योंकि जवाब कहीं से भी 5% तक कई सही गेस नहीं कर पा रही थी। समीरा, जिसने अपने सारे पैतरे मिस फ्रेशर बनने के लिए लगा रखे थे, ये आखिरी सवाल का ही तो उसे जवाब देना था। उसने भी अपने तीनों गैस करने स्टार्ट किए, पर ध्रुव ने अपनी गर्दन ना में हिला दी, जिसका मतलब था कि जवाब बिल्कुल गलत था। स्टेज के नीचे खड़ी लड़कियां या लड़के भी जवाब सोचने में लगे हुए थे। अब सबको यकीन हो चुका था ध्रुव का इंटेलिजेंस लेवल किस हद तक था। ध्रुव जानता होगा कि उसके सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाएगा, इसीलिए उसने बस जवाब को 50% तक ही अनुमान लगाने वाले को विनर कह देना था। ध्रुव ने जानबूझकर सच और झूठ निकलवाने का ये खास सवाल पूछा था। अब आगे सभी लोग ध्रुव के दिमाग की दाद देने लगते हैं, क्योंकि हर कोई जानता था कि ध्रुव हमेशा फेयर कंपटीशन में विश्वास रखता था और आज कहीं ना कहीं उसे ये लग गया था कि अपने अपने डिपार्टमेंट को जिताने के लिए कई सीनियर और कई कोऑर्डिनेटर ने सवाल पहले ही कॉन्टेस्टेंट्स को दे दिए होंगे। ब्यूटी उनकी अपनी है, पर रीजनिंग तो वो लगा ही सकते हैं। लड़कों में कंपटीशन फेयर हो रहा था, पर लड़कियों में कहीं से भी नहीं लग रहा था। इस कंपटीशन में मिस फ्रेशर को कई स्पेशल मौके दिए जाते हैं कॉलेज की सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए, साथ ही उसे अल्फा मेंबर्स के भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आने का मौका दिया जाता है। अल्फा मेंबर्स से किसी भी तरह जुड़े रहने के लिए हर लड़की ने इस कंपटीशन में अपनी जी जान लगा दी थी, चाहे उन्हें क्वेश्चन के आंसर्स ही रटने क्यों ना पड़े। ध्रुव ने साफ साफ बोल दिया था कि जिस लड़की ने भी इस सवाल का जवाब 50% तक ही सही बताने में सफल रही, उसको मैं फुल्स दूंगा। सभी को बस 3 मौके ही मिलेंगे। इतना सुनकर हर लड़की अब अपनी किस्मत आजमाने लगती है। सबसे पहले जवाब देने के लिए आगे होती जा रही थी, क्योंकि जवाब 50% होने पर भी फुल्स को साथ ही ध्रुव की नज़र में आ जाना कोई आम बात नहीं थी। ध्रुव के सवाल का जवाब तो करण और पार्थ भी अपने मन में ढूंढने में लगे हुए थे, पर सवाल ने तो उनके भी तोते उड़ा दिए थे। समीरा भी अपने तीनों चांस वेस्ट कर देती है, पर उसका अनुमान तो सबसे कम निकला। अब बस आखिरी में स्नेहा ही बची थी। ध्रुव अब तक सबके उटपटांग जवाब सुनकर समझ चुका था कि कोई भी उसके सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं है। अब उसे ही जिसका जवाब जितना करीब हो सकता था जवाब के, उस हिसाब से स्कोर देना पड़ेगा। स्नेहा सबके सामने स्टेज पर आती है। सबको उम्मीद थी कि जिसका जवाब पूरा कॉलेज भी नहीं दे पाया, वो ये स्नेहा क्या ही देगी। ध्रुव जैसा तेज दिमाग और किसी का हो नहीं सकता, पर स्नेहा के स्टेज पर आते ही स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा हूटिंग जरूर हुई, क्योंकि स्नेहा ने कई लोगों के दिल जीत लिए थे अपनी स्माइल और अपने बात करने के तरीके से, और उसी के जवाब रटे रटाए नहीं लग रहे थे। ध्रुव अपना हाथ दिखाकर हूटिंग तुरंत रोक देता है। स्नेहा सबसे पहले एक गहरी सांस लेती है और नीचे खड़े सब स्टूडेंट्स एक प्यारी सी मुस्कान देती है। इसके बाद वो सीधा ध्रुव की तरफ देखती है। कुछ देर तक तो दोनों कुछ नहीं कहते, बस एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। इसके बाद स्नेहा कहती है, ध्रुव सर, आपका सवाल वाकई में बहुत शानदार था, पर आपको इसका 50% ही जवाब चाहिए था। ये तो गलत हुआ। मैं अपना जवाब देती हूँ, शायद आधा और पूरा हो जाए। वो इंसान किसी भी एक गार्ड से ये सवाल पूछेगा कि अगर मैं दूसरे गार्ड से स्वर्ग जाने का रास्ता पूछूं तो वो क्या जवाब देगा। इसके बाद उस इंसान को जो भी गार्ड जवाब दे उसके बिल्कुल अपोजिट दरवाजे में चले जाना है। वही असली स्वर्ग जाने का रास्ता होगा। स्नेहा अपना जवाब दे चुकी थी। सभी स्टूडेंट्स यहाँ तक कि टीचर्स भी स्नेहा के जवाब को समझ नहीं पा रहे थे, पर ध्रुव ने जो किया उसे देखकर सभी के सभी हैरानी से कभी स्नेहा को देखते कभी ध्रुव को देखते। ध्रुव एक छोटी सी स्माइल के साथ स्नेहा के लिए क्लैपिंग कर रहा था। ध्रुव कहता है, 100% सही जवाब। यू आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन। ध्रुव देखता है कि अभी भी लोग जवाब समझने की प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं, तो इस बार ध्रुव स्नेहा को ही अपना जवाब को एक्सप्लेन करने के लिए इशारा कर देता है। स्नेहा ने जब ध्रुव को अपने लिए क्लैप करते हुए देखा था तो उसकी मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। वो खुशी खुशी अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और इसके बाद कहती है, एक गार्ड झूठ बोलता है और एक गार्ड सच, पर ये बात उस इंसान या ये समझो हमें भी नहीं पता। इसीलिए वो सवाल हम एक गार्ड से दूसरे गार्ड के लिए पूछेंगे। अगर गार्ड सच्चा हुआ तो वो ये सच बताएगा कि दूसरा गार्ड जो कि झूठ बोलता होगा वो झूठ रास्ता बताएगा, इसीलिए हमें उसके अपोजिट रास्ते में जाना है। और अगर वो गार्ड जिससे हमने सवाल किया झूठा निकलेगा तो वो जनता होगा कि दूसरा गार्ड जो सच बोलेगा उसके जवाब को हम झूठ में ही देगा, इसीलिए इस बार फिर हम अपोजिट रास्ते में चले जाएंगे।
अगर अभी भी जवाब समझ नहीं आ रहा हो तो एक बार सवाल को दोबारा याद करें, इसके बाद जो मैंने कहा उसे समझे, आप लोगों को समझ आ जाएगा। जब स्टेज के नीचे बैठे स्टूडेंट्स को समझ में आने लगता तो वो सब भी खड़े होकर स्नेहा के जवाब और उस समझने की स्टाइल को देखकर बहुत ज्यादा ही क्लैपिंग करने लगे थे। उनमें सबसे आगे बैठा करण की मुस्कान तो जा ही नहीं रही थी। करण को अब तक सबसे तेज तर्रार दिमाग वाला बस ध्रुव ही लगता था और अब तक कोई ध्रुव को हरा भी दे ये पॉसिबल नहीं था, पर उसकी बहन तो 1 in a million निकली, जिसकी तारीफ खुद उस डीएस ने सबके सामने करी। इसका मतलब यही था कि स्नेहा की इंटेलिजेंस का ध्रुव पर कहीं न कहीं असर तो हुआ था। वही पार्थ ने भी जब स्नेहा का जवाब सुना तो उसे भी स्नेहा जो उसके भाई तक तो टक्कर दे सकती है उसे यकीन हो गया। पार्थ, प्रिया और करण को स्नेहा पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। वही समीरा पार्थ को स्नेहा के लिए क्लैप करता देख स्नेहा को अंदर ही अंदर कोस रही थी। इसके बाद ध्रुव अपना फुल स्कोर जो उसने अब तक किसी भी कंटेस्टेंट को नहीं दिया था वो स्नेहा को दे देता है। ये देखकर तो सभी स्टूडेंट्स और जोर से हूटिंग करने लगते हैं। डीन पीके को समीरा को ही जीताने के लिए आयशा ने कहा था, पर सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स इसी के साथ बगल में बैठे ध्रुव के फुल स्कोर देखने के बाद उन्हें भी अपना स्कोर स्नेहा के हक में करना पड़ा। मिस्टर अनिक बिल्कुल भी पार्शियल नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले ध्रुव के कानों के पास जाकर कहा, शी इज जस्ट लाइक यू। इसके बाद अपना फुल स्कोर स्नेहा को दिया। स्नेहा की रैंप वॉक से लेकर उसका खुद को कैरी करने का अंदाज, साथ ही जिस तरीके से स्नेहा अपने जवाब कई सवालों में दे रही थी उससे मिस्टर अनिक काफी खुश थे। उन्होंने भी अपना फुल स्कोर स्नेहा को दे दिया। अब स्नेहा का टोटल सभी लड़कियों से काफी आगे था। मिस्टर अनिक ने ध्रुव साथ ही फ्रेशर्स कमेटी की गर्ल्स हेड कृति से क्राउन और स्टेज पर विनर अनाउंस करने को कह दिया। कृति आज स्नेहा से काफी इम्प्रेस हो चुकी थी, इसीलिए वो भी स्नेहा के विनर बनने से खुश थी, पर जो खुश नहीं थी वो स्नेहा के पूरे कॉलेज में हो रही बातों से फ्रस्ट्रेट होकर वेन्यू छोड़ गई थी। वो और कोई नहीं आयशा थी। अपने अंदर स्नेहा के लिए उसकी कमजोरी का फायदा उठाने का सोच आयशा वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे स्नेहा की मुस्कान देखी नहीं जा रही थी। आयशा अपने से ही एक वादा करती है कि आज स्नेहा जितना भी हंसना है हंस लो, कल तुम्हारी आंखों में आंसू जरूर होंगे, तुम्हारी इस स्माइल को मैं गायब कर दूंगी। ये आयशा ठकराल का वादा है। स्टेज पर सभी कंटेस्टेंट को भी आइडिया लग गया था कि आज गर्ल्स और बॉयज में फ्रेशर कौन बनेंगे, इसीलिए लड़कों को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर स्टेज पर खड़ी लड़कियां स्नेहा को ही घूर जा रही थी। अब स्टेज पर विनर की भी अनाउंसमेंट होती है। मिस्टर फ्रेशर पार्थ सिंघानिया एंड मिस फ्रेशर स्नेहा शर्मा ऑफ 2023 दोनों स्टेज के सेंटर में खड़े हो जाते हैं। नीचे बैठे स्टूडेंट्स की हूटिंग और तेज हो गई थी। वही स्नेहा और पार्थ की क्लास के स्टूडेंट्स उनमें सबसे आगे थे। अपने क्लास के दोनों सीआर ही मिस्टर एंड मिस फ्रेशर बने, इससे बड़ी और क्या बात होगी। सभी क्लास के सामने उनकी क्लास सबसे आगे हो गई थी। समीरा के चेहरे से उसकी चिढ़ जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके दिमाग में पार्थ एंड स्नेहा का एक साथ नाम लिए जाने पर ही उसका पारा हाई होने लगा था। स्नेहा जो सबसे पीछे खड़ी थी उससे जब समीरा अपने बगल से स्टेज के सेंटर जहां पार्थ था वहां जाते हुए देखती है तो समीरा अपने हाई हील्स स्नेहा के फ्लोर तक आती ड्रेस पर रख देती है। स्नेहा जिसका ध्यान बस सामने चलने पर था, स्नेहा ने भी हाई हील्स पहनी थी, अचानक लड़खा कर गिरने लगती है, पर इससे पहले वो गिरती किसी की बाहों ने एक राजकुमारी को जिस तरह से गोंद में उठाते हैं उसी तरह स्नेह को भी बड़े ही स्टाइल से अपने बाहों में उठा लिया था। सभी स्टूडेंट्स जो अब तक क्लैपिंग और हूटिंग कर रहे थे अचानक सब शांत हो चुके थे। स्नेहा की भी गिरने के डर से आंखें बंद हो चुकी थी, साथ ही उसका एक हाथ उस इंसान के कॉलर को पकड़े हुए था। तभी उसके चेहरे पर कोई धीरे से फूंक मारता है। स्नेहा अपनी आंखें धीरे धीरे खोलकर देखती है तो वो शख्स और कोई नहीं बल्कि द ग्रेट ध्रुव था। ध्रुव स्टेज पर आने के बाद अपनी चुपके नजरों से स्नेहा को ही देख रहा था। उसने जब देखा कि स्नेहा गिरने ही वाली है तो झट से अपने हाथों से स्नेहा को एक राजकुमारी की तरह अपनी गोद में उठा लिया। स्नेहा की खुली कमर पर ध्रुव के हाथ थे। स्नेहा की कोमल स्किन साथ ही उसका खूबसूरत चेहरा ध्रुव को अपनी पलके तक ना झपकाने के लिए मजबूर कर रहा था। स्नेहा नीचे उतरने के लिए कसमसाने लगती है, इससे ध्रुव की पकड़ स्नेहा के कमर और कस जाती है। स्नेहा ध्रुव से कहती है, मुझे नीचे उतारिए, आपने तो इस तरह से उठाया है जैसे मैं कोई प्रिंसेस हूँ। स्नेहा थोड़ी हंसी के साथ ये बात कहती है क्योंकि वो जानती थी कि ध्रुव ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि स्नेहा का अपने साथ किसी भी तरह नाम जुड़े और ध्रुव का ये एक्शन उसके नॉर्मल होने से अलग था। अब तक उसका ध्रुव का इंटरेक्शन कोई फ्रेंडली नहीं हुआ था। साथ ही ध्रुव ने सबके सामने उसे रेड फ्लैग भी दिया था और अब ध्रुव उसे एक राजकुमारी की तरह उठाया हुआ है और उतार भी नहीं रहा है। ध्रुव के कानों में जब स्नेहा की बात जाती है तो वो अपने चेहरे पर एक एटीट्यूड भरी स्माइल के साथ कहता है,
वेल, आई एम ऑलरेडी कैरिंग अ प्रिंसेस। इतना कहकर ध्रुव खुद उसे उठाए हुए स्टेज के सेंटर में ले आता है। स्नेहा को नीचे उतार के ध्रुव जब आसपास के लोगों का रिएक्शन देखता है तो उसे एहसास होता है कि स्नेहा क्यों हंसकर उससे पूछ रही थी। स्टेज से लेकर नीचे स्टूडेंट्स तक ध्रुव को अविश्वास से देख रहे थे। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ध्रुव जो लड़कियों से ये तक बात करता हुआ भी पाया नहीं जाता, उसने सबके सामने स्नेहा को अपनी गोद में उठाया हुआ था। ध्रुव एक गहरी सांस लेकर कृति को क्राउनिंग करने के लिए इशारा कर देता है। कृति भी तुरंत हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर स्नेहा के गले में मिस फ्रेशर का टैग साथ ही उसके सिर पर क्राउन पहना देती है। दूसरी तरफ ध्रुव ने भी अपने भाई को मिस्टर फ्रेशर का टैग और क्राउन पहनाने लगा। पार्थ अपने सवाल कंट्रोल नहीं कर पाया और तुरंत ध्रुव के सामने पूछ बैठा, भाई अभी अभी क्या मैंने एक सपना देखा था, आप एक लड़की को अपनी बाहों में उठाया हुए थे। हर तरफ शांति थी, बस आप दोनों ही दिख रहे थे। आसमान गुलाबी हो गया था। पार्थ और भी बहुत कुछ बोलना चाह रहा था कि बगल में खड़ी स्नेहा ने उसे जोर से चकोटी काट ली और उसे घूरकर देखने लगती है। पार्थ अपने सामने खड़े ध्रुव और बगल में खड़ी स्नेहा के सेम घूरते हुए एक्सप्रेशन देख अपने मन में सोचता है, ये दोनों को ऐसे घूरकर किसी भी मासूम को मार डाले। अपने क्यूट वाले एक्सप्रेशन के साथ वो ध्रुव से सॉरी मांगने लगता है। स्नेहा और पार्थ की क्राउनिंग होते देख सभी स्टूडेंट्स में फिर से वही जोश आ जाता है। इसके बाद सभी स्टेज से नीचे उतरने लगते हैं। स्नेहा एक हाथ से अपना क्राउन संभाले हुए और दूसरे हाथ से अपना गाउन संभल कर उतरने की कोशिश कर रही थी। इस बार स्नेहा धीरे धीरे उतर रही थी कि कहीं वो गिर न पड़े। अचानक से उसका करण भाई सामने आ जाता है और स्नेहा को एक बच्चे की तरह उठाकर सीढ़ियों से नीचे उतर देता है। करण खुशी से स्नेहा के पीठ को थपथपा कर उसे शाबाशी देता है। करण की खुशी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। स्नेहा के कुछ पीछे आती कृति स्नेहा के इतने करीब करण को देखकर बिना कुछ किसी से बोले वेन्यू छोड़कर चली जाती है। उसकी आंखों में पानी आ गया था करण और स्नेहा को इतने करीब देखकर। आयशा अब तक अपनी गाड़ी तक पहुंच चुकी थी। अचानक उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। आयशा देखती है कि उसे एक उस वीडियो में ध्रुव का स्नेहा को गोद में उठाना और उसे अपने बाहों में लिए ही सेंटर स्टेज तक लाना वाला पार्ट भेजा गया है। आयशा जैसे ही वो वीडियो प्ले करके देखती है तो गुस्से से अपने पैर अपनी गाड़ी पर ही मार देती है। खुद का पैर गाड़ी पर मरने से यूं हो चोट लगती है। गुस्से से वो स्नेहा का नाम जोर से चिल्लाती है। आयशा को वीडियो भेजने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि रवि था। रवि जानता था आयशा ध्रुव और स्नेहा को साथ देखकर जरूर उन्हें अलग करने के लिए कुछ न कुछ करेगी। अब रवि की नियत स्नेहा की खूबसूरती देख डोल गई थी। रवि किसी भी हालात में स्नेहा को पाने के बारे में सोच रहा था, चाहे उसके लिए उसे किसी भी सहारे की जरूरत ही क्यों न पड़े। फ्रेशर्स नाइट खत्म होने पर सभी अपने अपने हॉस्टल निकल जाते हैं। अगले दिन आज कॉलेज में स्नेहा को काफी अटेंशन मिलने लगा था। स्नेहा की क्लास की भी काफी लड़कियां उससे दोस्ती करना चाह रही थी। वही लड़के बस स्नेहा से किसी भी तरह बात कर सके इसी कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन स्नेहा को देखकर ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे कल की जीत पर कोई घमंड भी हो। आज स्नेहा अपने नॉर्मल ड्रेस क्रॉप टॉप और डांगरी में आई थी। बालों का भी उसने एक हाई पोनी बनाई हुई थी। ध्रुव ने स्नेहा और पार्थ को पार्टी देने का डिसाइड किया हुआ था। उसने कॉलेज ओवर होने के बाद स्नेहा और पार्थ को पार्टी के लिए एक रेस्तरां का एड्रेस पर आने का नोटिफिकेशन दे दिया था। ये रेस्तरां सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी का ही था। दिल्ली शहर का सबसे शानदार होटल जहां का खाना देश विदेश के सबसे शानदार शेफ बनाते थे। पार्थ स्नेहा को कॉलेज के बाद उसी के साथ चलने का के देता है। दोनों की आपस की बातें उन्हीं के आगे बैठी समीरा के कानों तक जा रही थी। समीरा एक तो कल की हार के कारण चिढ़ी हुई थी, ऊपर से पार्थ को स्नेहा के संग जाते देख अपना गुस्सा दबाने की कोशिश कर रही थी। आज पार्टी में समीरा को भी आने का इनविटेशन आयशा ने दे दिया था। साथ ही स्नेहा को पार्टी में कुछ देर के सबसे अलग करने का भी काम आयशा ने समीरा के कंधों पर डाला था। आयशा बस आज किसी तरह करण, ध्रुव और पार्थ को स्नेहा से दूर करना था। उसके बाद स्नेहा को सबक सिखाने का वो अपना प्लान पूरा करती, जिसमें उसका इस बार कृति ने भी पूरा का पूरा साथ देने का फैसला किया था। आयशा ने रात को ही कृति के दिमाग में स्नेहा और करण के बारे में गलत सलत सब भर दिया था, जिस कारण कृति भी उनके प्लान में शामिल हो गई थी। समीरा कॉलेज ओवर होने का वेट करती है। उसके बाद खुद पीछे मुड़कर स्नेहा को सबसे पहले उसकी जीत के लिए कॉन्ग्रेट्स करती है। फिर स्नेहा को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए के देती है।
पार्थ जब ये सुनता है तो उसे अपनी दोस्त को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना था। वो तुरंत बोल पड़ता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। स्नेहा मेरी दोस्त है और ये मेरी जिम्मेदारी पर मेरे साथ ही जाएगी। मैं अपनी दोस्त को ऐसे ही किसी के साथ नहीं जाने दे सकता। पार्थ की ये बात स्नेहा और प्रिया दोनों ने सुनी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि पार्थ अपने दोस्तों के लिए कितना पोसेसिव था। स्नेहा बड़े प्यार से समीरा से कहती है, कोई बात नहीं समीरा, मैं पार्थ के साथ ही चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे सबसे पहले हॉस्टल जाना होगा और शायद मैं थोड़ा लेट भी हो सकती हूँ। तुम चाहो तो हमारे साथ ही चल लेना। समीरा पार्थ की कही बातों से थोड़ा हट हो गई थी, पर स्नेहा को खुद अपने साथ चलने का सुन वो तुरंत मान जाती है। पार्थ ये नहीं चाहता था पर स्नेहा ने ऑलरेडी कह दिया था, इसीलिए वो भी मन मारकर दोनों को एक टाइम पर कॉलेज पार्किंग में आने का कह देता है। स्नेहा प्रिया के साथ अपने हॉस्टल निकल जाती है। हॉस्टल पहुंचते ही प्रिया और स्नेहा अपने अपने घर बात करने लगते हैं। स्नेहा अपने घर पर हर एक बात बता देती है। उसकी मां को स्नेहा का अनजान लोगों के साथ जाने का सुन थोड़ा डर लगने लगता है, जिस पर स्नेहा, जिसने पहले ही करण को अपना भाई होने का बता दिया था, स्नेहा कहती है, मां आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अकेले थोड़ी जा रही हूँ। वहां पर हमारे ही कॉलेज के सीनियर्स भी होंगे, साथ ही करण भाई भी तो होंगे वहां। करण भाई हमेशा से मेरी हेल्प करते हैं। ये सुनकर स्नेहा की मां की थोड़ी चिंता काम हो जाती है। स्नेहा पाना फोन रख अपना मोबाइल और वॉलेट साथ ले लेती थी। तभी उसके कानों में प्रिया के चहकने की आवाज पड़ती है। स्नेहा प्रिया के फोन कॉल खत्म होने का वेट करती है। जैसे ही प्रिया फोन पर अपनी बात खत्म करती है, वो तुरंत खुशी से स्नेहा को गले से लगा लेती है। स्नेहा पूछती है, क्या हुआ प्रिया, इतनी खुशी? प्रिया स्नेहा को बताती है उसकी कजन की शादी है अगले हफ्ते और उसके पापा उसे लेने के लिए आ रहे हैं। स्नेहा कहती है, अगले हफ्ते ही तो रक्षाबंधन भी है। जिसे सुन प्रिया कहने लगती है, हाँ सब तभी तो बहुत खुश है कि मैं रक्षाबंधन पर घर पर होंगी। प्रिया की खुशी देखने को बन रही थी, वही स्नेहा के चेहरे की मुस्कान थोड़ी कम जरूर हो गई थी, क्योंकि अगर स्नेहा का भी भाई होता तो वो अपने पापा से भी घर आने का कह देती। ऑलरेडी करीब 1 महीना से अपने घर से दूर वो भी पहली बार स्नेहा थी। स्नेहा प्रिया को कजन की शादी में खूब मस्ती करना का कह देती है और साथ ही पार्थ की राखी वो खुद लाकर देंगी ताकि प्रिया उसे स्नेहा के नाम से बांध दे, क्योंकि स्नेहा तो अभी घर नहीं जा सकती। तभी स्नेहा के फोन पर पार्थ की कॉल आती है तो स्नेहा का कार पार्किंग में कब से वेट कर रहा था। स्नेहा पार्थ को जल्दी आ रही हूँ कहना का बोल तुरंत अपने रूम से पार्किंग की तरफ निकल जाती है। स्नेहा जल्दी जल्दी में चली जा रही थी। उसका ध्यान प्रिया के घर जाने वाली बात पर ही था कि अचानक एक स्पोर्ट्स कार उसके साइड से टर्न करती है। अचानक से सामने आती कार को देख स्नेहा गलत डायरेक्शन में जाने लगती है, जिससे उस स्पोर्ट्स कार का अचानक से स्नेहा को बचाते हुए ब्रेक लग जाता है। स्नेहा को तो एक भी खरोच नहीं आती, पर तेज कार के ड्रिफ्ट के कारण वो घबराहट में खुद को बचाने के चक्कर में जमीन पर गिर जाती है। स्नेहा जब देखती है कि कार रुक चुकी थी तो उठकर कार के ड्राइवर की तरफ जाकर कहने लगती है, बेवकूफ, बदतमीज, घाटिया जानवर कहे के, जब गाड़ी चलाना नहीं आती तो चलते क्यों हो? क्या ये सड़क तुम्हारे पापा की है? स्नेहा अपनी नॉन स्टॉप बकबक कर रही थी कि अचानक कार का ब्लैक कलर का शीशा धीरे धीरे नीचे होता है। स्नेहा जब का चलने वाली की शक्ल देखती है तो उसके चलता मुंह अपने आप खुला का खुला रह जाता है। तभी अंदर से एक कठोर एरोगेंट आवाज आती है, शट योर माउथ और आई विल डू दैट नाउ, गेट इन द कार। स्नेहा अपनी गर्दन ना में हिलाने लगती है। तभी गाड़ी से ध्रुव बाहर निकलता है और स्नेहा को ले जाकर दूसरे साइड पर बैठा देता है। इस स्पोर्ट्स कार में बस 2 ही लोगों के बैठने के लिए सीट थी। कार के अंदर का इंटीरियर देख स्नेहा हैरान हो जाती है। कार एडवांस टेक्नोलॉजी की थी, जिसके काफी फंक्शन तो स्नेहा के सिर के भी पार थे। स्नेहा इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर देख ही रही होती है कि ध्रुव अपनी वाली साइड में आकर भी बैठ चुका था। ध्रुव देखता है कि स्नेहा ने अब तक अपना सीट बेल्ट नहीं लगाया था तो वो खुद स्नेहा की तरफ झुकता है। स्नेहा जो अभी अपनी आंखें इधर उधर मटका रही थी, अचानक ध्रुव को अपने करीब आते देख घबराने लगती है। स्नेहा हकलाकर ध्रुव से कहती है, आप मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हैं? मुझे गर्मी लग रही है। ध्रुव स्नेहा के काफी करीब झुक गया था। ध्रुव एक गहरी सांस लेता है, जिससे उसे स्नेहा के शरीर की बेहद मोहक खुशबू आने लगती है। स्नेहा की नेचुरल खुशबू ध्रुव आसानी से पहचानने लगा था। ध्रुव अपने ख्याल झटक कर स्नेहा की तरफ देखता है, जो इस वक्त अपनी आंखें बंद कर अपने होंठ चबा रही थी। स्नेहा की ये हरकत ध्रुव को अपने से दूर तो बिल्कुल नहीं कर रही थी।
ध्रुव अपने मन में सोचता है, क्या इस लड़की को ये नहीं पता कि उसकी ये अदाएं देख कोई भी कठोर से कठोर इंसान अपने होश खो बैठे। एक अट्रैक्टिव चुंबक की तरह ये मुझे भी अपने करीब खींच रही है। ध्रुव अब तक स्नेहा को टीज करना चाह रहा था, पर खुद का कंट्रोल खोते देख वो झट से स्नेहा के बगल का बटन प्रेस कर देता है, जिससे एक सीट बेल्ट निकल जाती है। ध्रुव उस सीट बेल्ट को स्नेहा के कमर की तरफ लॉक कर देता है। लॉक करते वक्त ध्रुव के हाथ स्नेहा के क्रॉप टॉप से खुले हुए कमर को छू जाते हैं। दोनों को ही एक झंझनाहट फील होती है। ध्रुव के ठंडे हाथ जब स्नेहा अपने कमर पर फील करती है तो उसकी एक आह निकल जाती है। वही ध्रुव स्नेहा के चेहरे के एक्सप्रेशन देख उनमें खो गया था। ध्रुव स्नेहा का टच जान गया था। स्नेहा का मक्खन जैसा शरीर ध्रुव के दिमाग से खेलने लगा था। ध्रुव न चाहते हुए भी स्नेहा के कमर की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है कि तभी उसे एक कॉल आती है जिससे उसका सेंस वापस आता है। ध्रुव खुद पर गुस्सा करता है। वो अभी क्या करने जा रहा था? क्या ध्रुव का खुद पर से कंट्रोल काम होने लगा था? ध्रुव देखता है कि कॉल करण की थी। स्नेहा की भी फोन कॉल से आंखें खुल जाती है। उसने भी करण की कॉल ध्रुव के फोन पर आते हुए देख ली थी। ध्रुव फोन पर कहता है, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा, आज तुम्हारी बहन, ये बात उसने स्नेहा की तरफ देखते हुए कही थी, मेरे साथ ही रहेगी, साथ ही मैं उसे हॉस्टल भी ड्रॉप कर दूंगा। इतना कहकर ध्रुव बिना करण की बात सुने फोन काट देता है। स्नेहा अपनी आंखें बड़ी करे ध्रुव से पूछती है, क्या करण भाई हमारे साथ नहीं चल रहे हैं? स्नेहा को फोन से बस यही सुनाई दिया था कि करण आज जरूरी काम के वजह से पार्टी में नहीं आ पा रहा है। इसी के साथ स्नेहा को अपना नाम भी सुनाई दिया था, जिसके बाद ध्रुव ने करण को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। ध्रुव देखता है कि स्नेहा अपने सवाल का जवाब सुनने की आस लगाई बैठी है तो वो बोल देता है कि करण को अपने डैड के साथ एक जरूरी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है और उसी ने मुझे तुम्हें साथ ले जाने को कहा था, जो बिल्कुल गलत था। करण ने तो बस ध्रुव को स्नेहा को परेशान करने से मना किया था, क्योंकि आज तो सारे अल्फा मेंबर्स पार्टी में होंगे और कहीं ये लोग उसकी मासूम सी बहन की रैगिंग ना लेने लगे। स्नेहा को कुछ याद आता है तो वो ध्रुव से कहती है, पार्थ मुझे साथ ले जाने के लिए पार्किंग में वेट कर रहा है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। ध्रुव ने जब ये सुना तो अपने दांत पीसते हुए पार्थ को कॉल लगता है और तुरंत पार्टी वेन्यू में पहुंचने का कह देता है और साथ ही ये भी बता देता है कि स्नेहा को वो खुद ले आएगा। पार्थ बस ओके ही कह पाया था कि फोन कट भी जाता है। पार्थ बिना समीरा का वेट करे वहां से पार्टी वेन्यू में निकल जाता है। स्नेहा भी अब चुपचाप से ध्रुव के साथ उस रेस्तरां में पहुंच जाती है। रेस्तरां में अब सब पहुंच चुके थे। कुछ देर सब बातें करते हैं जो काफी नॉर्मल थी। उसके बाद रवि वेटर को इशारा कर देता है। वेटर अपने साथ एक से एक महंगी स्कॉच, विस्की, ब्रांडी, वोडका और अनेक प्रकार के बेवरेज ले आता है। स्नेहा अपने सामने इतने सारे ड्रिंक के ऑप्शन देख इधर उधर देखती है। सभी ने अपने पसंद की स्ट्रॉन्ग से लेकर हाई तक की ड्रिंक्स उठा ली थी सिवाय स्नेहा के। पार्थ ने तो कई बॉटल वोडका के साथ वाइन्स गटक ली थी। आज ध्रुव ने उसे पीने से नहीं रोका था। रवि ने देखा कि स्नेहा ने एक भी ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया तो वो खुद एक ग्लास में ड्रिंक बनाकर स्नेहा के तरफ ग्लास कर देता है। स्नेहा बड़े ही पोलाइटली कहती है, सॉरी सर, आई डोंट ड्रिंक। ये सुनकर आयशा एक तंज भरी मुस्कान से साथ कहती है, रवि ने तुम्हें सॉफ्ट वाली ही दी थी, इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैसे भी तुम्हारे सीनियर्स तुम्हारे सामने है, फिर तुम्हें किस बात का डर? कम ऑन टेक इट। स्नेहा ने फिर से अपनी गर्दन में हिला दिया और इस बार आयशा को कहा, मुझे इनकी स्मेल नहीं पसंद, चाहे ये हार्ड हो या सॉफ्ट, मैं कभी नहीं पीती। आयशा फिर से स्नेहा को फोर्स करना चाह रही थी कि ध्रुव अपने एक हाथ के इशारे से आयशा को रोक देता है। आयशा का एक प्लान तो फेल हो जाता है, पर तभी उसे स्नेहा की मिर्ची बर्दाश्त ना करने की बात याद आती है। आयशा अपने अंदर ही अंदर मुस्कुराकर अपने दूसरे प्लान को सफल बनाने का सोचने लगती है। उसके प्लान को हरी झंडी मिल भी जाती है। पार्थ ज्यादा ड्रिंक ना टॉलरेट करने की वजह से इधर उधर गिर रहा था। ध्रुव ने जब ये देखा तो सबको एक्सक्यूज मी कहकर पार्थ को उठाकर ले जाने लगता है। आयशा ने जब ध्रुव और पार्थ को भी जाते हुए देखा तो रवि को अपनी एक आंख मार दी। इसके बाद रवि के कहने के अनुसार एक वेटर डिनर लेकर आता है और सबके साइड पर खाना रख देता है। स्नेहा जल्दी से जल्दी वहां से जाना चाह रही थी, इसीलिए सबके स्टॉर्ट करने पर जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। इस बात से बेखबर कि सामने बैठे कृति, आयशा और रवि तो बस इसी बात का कब से इंतजार कर रहे थे। कुछ देर खाकर स्नेहा को अपने मुंह में थोड़ी जलन मचने लगती है। स्नेहा ने जैसे ही पानी का एक घूंट पिया उसके आंसू निकलने लगे।
स्नेहा तुरंत अपनी सीट से खड़ी होकर अपने हाथ पैर पटकने लगती है, पर सामने बैठे लोग उसकी कंडीशन देखकर मुस्कुरा रहे थे। स्नेहा को अब हिचकी भी तेज आने लगती है, साथ ही उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो वहां से भागकर कॉरिडोर से होते हुए वॉशरूम ढूंढने लगती है, पर आंखों में पानी होने की वजह से उसकी नज़र भी हल्की ब्लर होने लगी थी। स्नेहा चलते चलते सामने से आते ध्रुव से टकरा जाती है। स्नेहा अपनी गर्दन बस हिलाए जा रही थी, साथ ही उसकी हिचकी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब आगे स्नेहा की अब तक हिचकी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वही उसके आंखों से गिरते देख आंसू ध्रुव को भी बेचैन कर रहे थे। ध्रुव जब पार्थ को लेकर बाहर गया था तो उसने अपने ड्राइवर को कॉल करके बुला लिया था और पार्थ को सही सलामत रूम तक पहुंचने के लिए कह दिया था। ध्रुव को अगर स्नेहा का ख्याल नहीं आता तो वो खुद पार्थ को अपने साथ लेकर चला जाता। ध्रुव स्नेहा को पकड़कर एक रूम के अंदर लेकर जाता है। स्नेहा अपनी आंखें बंद कर बस अपने हाथ चला रही थी। स्नेहा की ये हालात देख ध्रुव समझ गया कि स्नेहा ने शायद कुछ स्पाइसी फूड खा लिया होगा। ध्रुव ने स्नेहा को बेड पर बिठाया और जल्दी से एक ग्लास में पानी भर के उसे होठों से लगा दिया। स्नेहा को जब पानी सा फील हुआ तो उसने जल्दी जल्दी घुट घुट कर पानी पीने लगी, लेकिन इसके बाद भी स्नेहा के हाथ पैर चलने रुक नहीं रहे थे। स्नेहा के गिरते हुए आंसू और उसकी हिचकी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ध्रुव ने स्नेहा को फिर से एक ग्लास पानी दिया, लेकिन उसे खत्म करने के बाद भी स्नेहा की हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। ध्रुव थोड़ा स्नेहा को हिलाकर पूछता है, तुमने ऐसा क्या खा लिया है जो तुम्हारी हिचकी रुक भाई रही? स्नेहा अब रुआसी आवाज में बोली, मुझे बहुत तेज मिर्च लग रही है। कहते कहते स्नेहा अपनी गर्दन इधर उधर हिला रही थी। ध्रुव को अब घबराहट होने लगी थी, क्योंकि स्नेहा की नाक भी पूरी तरह लाल हो चुकी थी, साथ ही उसके माथे पर पसीना आने लगा था। ध्रुव ने जल्दी से फ्रीजर में रखे आइस क्यूब ले आया। स्नेहा के मुंह के आगे उसने आइस क्यूब कर दिया। स्नेहा के होठों पर कुछ ठंडा फील हुआ तो उसने अपना होठ खोल दिए। ध्रुव ने जल्दी से आइस क्यूब स्नेहा के मुंह में डाल दिया, पर कुछ ही देर में स्नेहा ने वो आइस क्यूब भी उगल दिया। ध्रुव ने स्नेहा को कहा, स्नेहा ये आइस क्यूब है, इससे तुम्हें स्पाइस कम लगेगा और जल्दी राहत भी मिलेगी, इसी जल्दी से खा लो। पर स्नेहा कैसे इतना ठंडा आइस क्यूब खा सकती थी? स्नेहा हिचकी लेते हुए ना में इशारा करने लगी। ध्रुव को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। ध्रुव ने फिर से एक बार स्नेहा को आइस क्यूब खिलाने की कोशिश करी, पर एक बार फिर स्नेहा ने वो आइस कुछ देर अपने मुंह में रखा, उसके बाद तुरंत उसे अपने मुंह से बाहर निकाल दिया। स्नेहा अपने हाथ मरते मारते आधी बेड पर लेट गई थी। ध्रुव एक गहरी सांस लेता है और अपने मुंह में एक आइस क्यूब डाल लेता है। फिर स्नेहा को अपने एक हाथ से उठाकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। ध्रुव के ठंडे होठ जब स्नेहा के होठों को छूते हैं तो स्नेहा अपने होठ खोल देती है। इसके बाद ध्रुव अपने होठों से स्नेहा के होठ लॉक कर देता है। ध्रुव को अब स्नेहा के होठ से स्पाइस का लेवल पता चला था। स्नेहा को बहुत तीखी मिर्च, जिसे खाने के थोड़ी देर बाद असर दिखने लगता है, वो खाने में खिलाई गई थी। ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में आती है। आजकल जो चैलेंज में उसके चिप्स भी खाने लगे हैं, ये वही वाली मिर्च थी। ध्रुव जो काफी स्पाइसी फूड आराम से खा लेता था, उसे भी स्नेहा के होठों से स्पाइसी, काफी तेज स्पाइसी फ्लेवर फील होने लग गया था। ध्रुव जल्दी से अपने मुंह में लिया हुआ आइस क्यूब को स्नेहा के होठों पर फिराने लगता है। कुछ देर स्नेहा कुछ नहीं करती, पर थोड़ी देर बाद स्नेहा वो आइस क्यूब को हटाने वाली थी। ध्रुव छत से स्नेहा को कमर से पकड़ लेता है और उसके होठों से ले जाते हुए वो आइस क्यूब स्नेहा के मुंह में डाल देता है। ध्रुव का काम बस स्नेहा के होठों को लॉक करना था, पर स्नेहा के लिप्स उसे जाने ही नहीं देना चाह रहे थे। साथ ही स्नेहा के कमर पर ध्रुव के हाथ धीरे धीरे कसने लगे थे। ध्रुव अपनी सारी होशियारी खो बैठा था। ध्रुव को स्नेहा के मुंह से आता स्पाइसी फ्लेवर एक अलग रोमांच देने लगा था। ध्रुव स्नेहा को स्मूच करने लगा था, साथ ही अपने जीभ से स्नेहा के मुंह को स्कैन कर रहा था। स्नेहा ने अब तक अपनी आंखें नहीं खोली थी, पर आपने मुंह के अंदर इतने ठंडे आइस क्यूब को फील करते देख स्नेहा ने ध्रुव के कॉलर को कस के पकड़ लिया था। ये करने के कारण ध्रुव की पकड़ जो अब तक स्नेहा की कमर तक ही थी, अब स्नेहा की कमर के हर हिस्से पर होने लगी थी। ध्रुव बहकने लगा था। स्नेहा ने एक व्हाइट क्रॉप टॉप के ऊपर एक डांगरी पहनी हुई थी, जिसके आगे से बस 2 बटन थे। उन बटन को हल्का सा भी साइड करने पर आधे शरीर की डांगरी नीचे सरक जाती थी। ध्रुव ने जब स्नेहा को कस के पकड़ा हुआ था, उसी दौरान स्नेहा की डांगरी बेल्ट वाले हिस्से तक नीचे गिर गई थी। अब स्नेहा के ऊपर शरीर पर बस एक छोटा व्हाइट टॉप ही था, जो क्रॉप होने की वजह से कमर के काफी हिस्से को दिखा रहा था।
ध्रुव के हाथ स्नेहा की कमर के चारों तरफ चलने लगे थे, साथ ही उसकी किस मार्क किस डीप और पैशनेट होती चली गई। ध्रुव स्नेहा को किस करने के साथ साथ उसके होठों से भी खेलने लगा था, साथ ही ध्रुव का एक हाथ स्नेहा के शरीर को भी फील कर रहा था। जैसे ही ध्रुव के हाथ ने स्नेहा के क्रॉप टॉप के अंदर कुछ मुलायम सा फील किया, ध्रुव की भी तुरंत आंखें बंद हो गई। ध्रुव धीरे धीरे स्नेहा को बेड पर लेटाता चला गया। ध्रुव अपने एक हाथ से स्नेहा के ब्रेस्ट को अंदर से दबा रहा था, जिससे स्नेहा की आहें, जो मदहोशी भरी थी, निकल रही थी। स्नेहा की हिचकी अब बंद हो चुकी थी, उसका काम अब स्नेहा की आहें ने करना शुरू कर दिया था। स्नेहा की मदहोशी भरी आहें ध्रुव को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रही थी। ध्रुव अपने होठ स्नेहा के होठों से दूर करके जब एक नज़र स्नेहा के चेहरे पर डालता है तो ये देख ध्रुव, जो अभी रुका ही था, वो तुरंत स्नेहा के होठों को लिक करने लगता है। साथ ही ध्रुव अपने हाथों से भी स्नेहा के ब्रेस्ट पर दबाव बना रहा था। स्नेहा की सांसें भारी होने लगी थी, इसी के साथ स्नेहा के होठ, जो किस करने की वजह से काफी लाल हो चुके थे और एक केक पर लगे चेरी की तरह ध्रुव को अपने पास बुला रहे थे। ध्रुव स्नेहा के होठों से होते हुए स्नेहा के गर्दन तक आ चुका था। ध्रुव का स्नेहा के टॉप के अंदर हाथ होने की वजह से स्नेहा का काफी शरीर दिखने लगा था। उसी के साथ स्नेहा का सीना ऊपर नीचे हो रहा था। ध्रुव का दूसरा हाथ स्नेहा की डांगरी, जिसे कहाँ से खोले, ढूंढ रहा था। ध्रुव स्नेहा के गर्दन से होते हुए स्नेहा के कमर तक किस करने लगा था। अब स्नेहा की आहें और तेज हो गई थी। ध्रुव ने इतनी खूबसूरती आज तक नहीं देखी थी। ब्लैक कलर की बेडशीट पर स्नेहा का दूध सा बदन एक आकर्षक कमल का फूल लग रहा था। ध्रुव स्नेहा के चेहरे की तरफ देखता है तो स्नेहा की आंखें बंद थी, लेकिन स्नेहा अपने होठ चबा रही थी। ध्रुव स्नेहा की कमर पर एक बाइट करता है, इसके तुरंत बाद स्नेहा के होठों की तरफ बढ़ जाता है। ध्रुव स्नेहा के होठों को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। ध्रुव ने जो आइस क्यूब स्नेहा के मुंह के अंदर डाली थी, वो तो कब की ध्रुव के पैशनेट हॉट किस से मेल्ट हो चुकी थी। ध्रुव जैसे अपनी सारी समझ खो बैठा था। स्नेहा के शरीर का टच उसे उसका कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रहे थे। ध्रुव ने इससे पहले कभी भी लड़कियों से ज्यादा बात तक नहीं करी थी, किस या टच करना तो बहुत दूर की बात होगी। आयशा, जो हमेशा ध्रुव से चिपकना चाहती थी, ध्रुव उसे भी अपनी घूरती हुई नज़र के इशारे से दूर रहने पर मजबूर कर देता था। ध्रुव का सीधा फंडा था कि वो कभी भी किसी लड़की के करीब नहीं जाएगा, ना ही कभी किसी लड़की से प्यार करेगा। ध्रुव को लड़कियों का खुद को बार बार ताड़ना भी नहीं पसंद था। इन शॉर्ट, ध्रुव को बस खुद से और खुद के काम से मतलब रहता था। अपना खुद पर सेल्फ कंट्रोल पर ध्रुव को काफी घमंड भी था, पर आज स्नेहा के करीब आने से ध्रुव का वो घमंड और उसकी सारी रीजनिंग भी गायब हो चुकी थी। ध्रुव अपने होश खोते हुए स्नेहा की डांगरी को अपने एक हाथ से नीचे करने की कोशिश करता है, पर डांगरी इस तरह कभी नहीं खुलती थी। डांगरी की तो बैक साइड एक चैन होती है, जिसे अनजिप करके ही डांगरी को उतारा जाता था। अब ये बेचारे ध्रुव को कैसे पता होगा। ध्रुव फ्रस्ट्रेट होकर अपना हाथ, जो स्नेहा के ब्रेस्ट को अच्छे से फील कर रहा था, उसे बाहर निकलता है। ध्रुव किस करते हुए स्नेहा के ऊपर आ चुका था और अपने दोनों हाथों से स्नेहा के हाथों को पकड़े हुए थे। ध्रुव अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगता है। स्नेहा के शरीर की नेचुरल खुशबू, साथ ही स्नेहा के बिखरे टॉप से झलकता स्नेहा की गोरी स्किन ध्रुव को काफी एक्साइट कर चुकी थी। ध्रुव बस अब स्नेहा का डांगरी को अपने हाथों से फाड़ने ही वाला था कि तभी उसे अचानक होश आता है। ध्रुव की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। खुद का ऐसा होश खोते देख ध्रुव अपने माथे पर हाथ रख लेता है। ध्रुव अपने मन में सोचता है, ये वो क्या करने जा रहा था। क्या वो आज अपनी सारी हदें भूल गया था। वो कब से इसे आसानी से बहकने लग गया। ध्रुव को खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा था। स्नेहा की ये कैसी मदद थी कि ध्रुव को स्नेहा के कपड़े तक फाड़ने पर मजबूर होना पड़ गया था। ध्रुव अपने सामने लेटी स्नेहा की तरफ देखता है तो स्नेहा अपना एक हाथ अपने माथे पर रखे गहरी सांस लिए जा रही थी। वही स्नेहा के गले से लेकर कमर तक ध्रुव के पकड़ के कई लाल निशान बन चुके थे। ध्रुव को स्नेहा की कमर पर एक बाइट, जो एक लव बाइट लग रहा था, वो भी दिख जाता है। ध्रुव को खुद पर और भी ज्यादा एम्बैरसमेंट होती है कि वो स्नेहा को अब क्या जवाब देगा। ध्रुव स्नेहा को अपनी बाहों में उठाता है, साथ ही उसकी डांगरी जल्दी से ठीक करके पहना देता है। गौरतलब की बात ये थी, स्नेहा ने अब तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। स्नेहा का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। ये बताना भी मुश्किल था कि ये तेज मिर्च के कारण हुआ था या ध्रुव की डीप इंटेंस किसके कारण हुआ था। ध्रुव अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाकर स्नेहा से पूछता है, क्या अब भी मिर्ची लग रही है।
जिस पर स्नेहा अपनी गर्दन बेख्याली में ही हाँ में हिला देती है। ध्रुव अब स्नेहा को भूलकर भी आइस क्यूब खिलाने की नहीं सोच सकता था। ध्रुव उस फुली फर्निश्ड रूम जहां पर हर फैसिलिटी ऑलरेडी थी वहां पर रखे फ्रिज में से कुछ ढूंढने लगता है। ध्रुव को एक मिल्क शेक की बोतल दिखती है। ध्रुव जानता था स्पाइसी खाने के बाद अगर मिल्क से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट खा लो तो स्पाइस कम लगता है, पर कमाल की बात है ध्रुव को ये रीजनिंग पहले याद ही नहीं आई। ध्रुव जल्दी से मिल्क शेक की बोतल का कैप हटाकर स्नेहा के मुंह के सामने कर देता है। स्नेहा को अब हल्की हल्की ही मिर्च लग रही थी, क्योंकि बाकी सारी स्पाइस तो ध्रुव ने किसके साथ अपने अंदर ले ली थी। स्नेहा बच्चों की तरह मिल्क शेक पी रही थी। वही स्नेहा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, क्योंकि ये चॉकलेट मिल्क शेक था जो स्नेहा का फेवरेट था। स्नेहा को इतने प्यार से अपने हाथों से पीते देख ध्रुव भी अपनी एम्बारासमेंट भूल चुका था। स्नेहा ने अपना सारा मिल्क शेक पी लिया था। इसके बाद स्नेहा अपनी आंखें खोलती है तो सामने ध्रुव को देखती है। मिर्च के असर के कारण ये तक समझ नहीं पाई थी कि उसे आइस क्यूब खिलाने की कोशिश कौन और कैसे कर रहा था। ध्रुव अपने हाथ से स्नेहा के मुंह पर बने दूध के निशान साफ कर देता है। ध्रुव के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। सामने बैठी इतनी प्यार से उसको देखती लड़की की मासूमियत ध्रुव के दिल को शांत कर चुकी थी, जो कब से बुलेट की रफ्तार पकड़ चुका था। ध्रुव स्नेहा से पूछता है, क्या अब भी तुम्हें कुछ स्पाइसी फील हो रहा है? स्नेहा इसके जवाब में बस अपनी गर्दन ना में हिला देती है। स्नेहा अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर रखती है और बड़े ही क्यूटली कहती है, पर मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ध्रुव समझ गया था कि स्नेहा पर स्पाइस का असर था, इसीलिए इसे हमारी किस भी याद नहीं रही। एक गहरी सांस लेकर ध्रुव स्नेहा से चलने को वापस हॉस्टल चलने को कहता है। ध्रुव स्नेहा को उसके हॉस्टल छोड़कर अपने रूम में आ जाता है। ध्रुव देखता है कि पार्थ अपने बेड पर पड़े कुंभकर्ण की तरह सो रहा था। दोस्तों, क्या लगता है आप लोगों को, क्या स्नेहा को अपनी किस याद आएगी भी? क्यों ध्रुव का सेल्फ कंट्रोल स्नेहा के सामने फेल हो जाता है? क्या जवाब देगा ध्रुव स्नेहा को जब स्नेहा को सब याद आएगा? डियर फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और अपने कमेंट्स भी करें।